वेलकम बैक लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं 107 एफएम। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट हूं खान, और आज के दिन आप लोगों को इंतजार होता है। हर दफा एक नई नई शख्सियत से हम आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं और आप उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान का बहुत ही जाना पहचाना नाम, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर, और क्रिकेटर के साथ ही इन्होंने अपना नाम कमेंट्री में बहुत ज्यादा बनाया, और इसके साथ ही ये स्पोर्ट्स एनालिस्ट रहे हैं। अभी इस वक्त भी आप इनको बहुत सारे प्रोग्राम्स पे अपनी टीवी स्क्रीन पे देखते रहते होंगे, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से स्पोर्ट्स इवेंट्स को ये कवर कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अपनी राय दे रहे होते हैं और खिलाड़ियों को मशवरे भी दे रहे होते हैं। तो आज मेरे साथ पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा नाम सिकंदर बख्श साहब मौजूद हैं, तो उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि मेरे मशवरे भी देते हैं, मगर मेरा मशवरा कोई नहीं ना सुनता है। लेकिन सर, आप बहुत अच्छी एडवाइसेस देते हैं, जिसके ऊपर अगर वाकई हमारे क्रिकेटर्स अमल करना शुरू कर दें तो क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाए। नहीं, आपकी मेहरबानी है कि आप ये समझती हैं, मगर कोई और नहीं समझता। तो मैं तो कहता रहता हूँ। मैं हमेशा हर एक को ये कहता हूँ कि देखें, जैसे कि हमारे यहाँ मस्जिद में ना हर जुमे के दिन मौलवी साहब हमें बड़े नेक नसीहत करते हैं। हम सर झुका के उनकी बात सुनते हैं कि जी ये काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है, बुरा काम नहीं करना। बाहर निकल के हम वही कर रहे होते हैं। तो मेरी भी वही हालत है कि हम हर रोज में नसीहत करता रहता हूँ, मगर मेरी सुनता कोई। सही सर। अच्छा सर, मैंने आपको ना खेलते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मैंने जब से आप माशाल्लाह से टीवी पे हमें नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में, वो देखा है। सिलसिला जो शुरू हुआ था आपको जानने का, वो एक रेडियो प्रोग्राम के थ्रू था FM 101 पे, जिसमें मैंने बाद में एज अ आरजे ज्वाइन किया। उस पे आप एक शो में आए थे, एक इंटरव्यू में आए थे, जो मैंने आपका पहली दफा सुना था, और इन दोनों आप UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोचिंग करते थे। तो वहां से मेरा आपसे मतलब तारुफ हुआ था कि मैंने आपको जानना शुरू किया था, और उसके बाद मैंने आपको जब भी देखा बहुत ही जबरदस्त अंदाज से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हुए मैंने पाया है आपको। तो मैं आज मतलब जानना चाहूंगी कि ये सफर जो क्रिकेट का था, ये कैसे शुरू हुआ था? खेलने का या बोलने का? खेलने का सर, वहां से शुरू करते हैं। देखिए, खेलने का तो मैं नाज़िमाबाद की मैं पला बड़ा हूँ। उसके बाद फिर मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद गया, तो हम सड़कों पे क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट का जुनून के हद तक शौक था हमारा। मेरे जिस मोहल्ले में नाज़िमाबाद में मैं रहता था, वहाँ से 3 टेस्ट क्रिकेटर तो मैं जानता हूँ वहाँ से निकले। एक तो मैं था, और मेरे सामने वाली गली में 2 गली छोड़ के राशिद खान एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो वहाँ से निकले, उसी नाज़िमाबाद नंबर 2 से। और सलीम यूसुफ जो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन थे, ये मेरे घर के पिछली तरफ जो मेन रोड चलती है उस वक्त नाज़िमाबाद की, वहाँ पर वो रहते थे। तो हम 3 जो है वो नाज़िमाबाद नंबर 2 से टेस्ट क्रिकेटर निकले। उसके अलावा वहाँ बहुत सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स उस इलाके से थे, और मेरे घर के सामने वाली गली के अंदर जो है गुलाम अब्बास एक टेस्ट क्रिकेटर है, वो रहते थे। और कैसर रजा थे वहाँ पर, एक मोइनुद्दीन लड़का था, वो था जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। रिजवानुज़्ज़मान, सलाउद्दीन सलूवाई, ये लोग सब वहाँ आकर खेला करते थे। तो नाज़िमाबाद नंबर 2 जो था, कह सकते हैं गढ़ था, जहाँ से मैंने भी अपनी सड़क से क्रिकेट शुरू की। फिर हम नॉर्थ नाज़िमाबाद चले गए, वहाँ पे हमने अपना ग्राउंड लिया, जो कि असगर अली शाह का ग्राउंड है। वो पहले इनिशियली हमारे पास था, जो मोहल्ले के लड़कों के पास, और उसके बाद वहाँ क्रिकेट खेली, और फिर उससे आगे निकले। जबरदस्त, ग्रेट। तो उन दिनों ये कहा जा सकता है कि नाज़िमाबाद जो है वो एक तरह का गढ़ हुआ करता था क्रिकेट का, और वहां से इतने बड़े बड़े नाम हमें मिले हैं। तो इस तरह आपके क्रिकेट का आगाज हुआ। तो सर, ये टीम में सिलेक्शन होना, ये किस तरह से हो सका था? देखिए, मैं खेल रहा था, फिर खेलते खेलते एक दिन मैं ट्रायल देने गया एक कराची के अंडर 19 टीम का। मुझसे 2 बॉलें कराई गई थी कराची वालों ने, जो उनकी जो टीम के सिलेक्टर थे, उन्होंने मुझसे 2 बॉलें कराई। उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा कर दिया कि बस काफ़ी है आपके लिए। मैं खड़ा हुआ था, मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा यार तुम बेकार खड़े हो, आके यहाँ पे सिंध क्रिकेट एसोसिएशन थी, उनकी कोल्ड्स की टीम थी, यानी कि जूनियर्स की टीम थी, तुम इधर आके बॉल करो। मैंने वहाँ बॉल करनी शुरू कर दिया। जब 1-1.5 घंटे के बाद मैं जब बॉलिंग ख़त्म की और हम लोग पैकअप कर रहे थे, तो उस वक्त वहाँ पे साईं रज़ाउल्लाह थे जो सेक्रेटरी थे। उन्होंने मुझे देखा, वो मेरे पास आया, कहने लगा तुम यहाँ किस तरह आए बॉलिंग कराने। मैंने बताया कि मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा था, मैंने बॉलिंग करानी शुरू की। उन्होंने कहा अब तुम रेगुलर बेस पे सिंध कोल्ड्स के लिए खेला करो। उस वक्त सिंध कोल्ड्स में मैं जब मैंने ज्वाइन किया, उस वक्त जावेद मियादाद वहाँ पे होते थे, कासिम उमर होते थे वहाँ पर, और एक आरिफुद्दीन विकेट कीपर था। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आया, उमैर डायर, नासुर अली का, खालिद अज़हर, बड़े बड़े नाम थे वहाँ के। जो कराची के जो टॉप के बच्चे थे, लड़के थे उस जमाने के, जो 17-18 साल के थे, वो सब उधर खेल रहे थे। तो मैंने वहाँ से खेलना शुरू किया, और वहाँ से फिर एक दिन उन्होंने मुझे एग्जीबिशन मैच कराया,
जिसमें पूरे पुराने टेस्ट क्रिकेटर्स खेल रहे थे, हनीफ मोहम्मद, सईद अहमद, इस किस्म के लोग खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ खेल रहा, उनके खिलाफ खेल रहा, तो वहाँ पे हनीफ मोहम्मद को मुझे देखा। हनीफ भाई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका बहुत अभी थोड़े हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे ऑफर की कि मैं PIA ज्वाइन करूं, और वहाँ से मेरी क्रिकेट का एक्चुअल स्टार्ट शुरू हुआ। ग्रेट सर। तो वहाँ से आपका आगाज हुआ और मैंने आपकी कुछ तस्वीरें देखी जो कि इंटरनेट पे मौजूद हैं, और उसमें आप बॉल करवा रहे हैं और बॉल करवाते हुए तकरीबन आप हवा में मौलक हैं, इतनी हाई जंप्स आपने की हुई हैं। तो मुझे उससे आइडिया हुआ कि बहुत ही एनर्जी के साथ आप फास्ट बॉल कराते थे। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं, ये वाला जो स्टाइल है मुझे उस दौर के प्लेयर्स में नहीं दिखने को मिला, तो ये कैसे था? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कैसे बॉल करता हूँ। मैं पहले एक्चुअली विकेट कीपर था, मैं विकेट कीपिंग करता था, और एक मैच में मेरे से स्टंप छूट गया और मैं उसके वजह से हम फाइनल हार गए। तो उसके बाद तो मैंने फैसला किया मैंने विकेट कीपिंग नहीं करनी। तो मैं नेट के ऊपर बॉलिंग करता था। तो एक क्लब था नॉर्थ अहमदाबाद जिमखाना, वहाँ पे उनके जो पैटर्न थे SG हसनैन भाई उनको कहते, तो उन्होंने मुझसे बोला, यार तुम बॉलिंग ज़्यादा अच्छी करते हो, तुम बॉलिंग कराया करो। और मैंने बॉलिंग करनी शुरू कर दी, और उसी में मुझे नहीं पता कि मेरा बॉलिंग स्टाइल में ये जंप, तो मैंने जब तस्वीरें देखी अपनी तो मुझे एहसास हुआ कि यार मैं तो इतना उछल के बॉल करता हूँ, मुझे तो उसका एहसास ही नहीं था। और अगर मैं उस वक्त बैकग्राउंड में आपको नजर नहीं आ रही, मेरी पूरी एक वॉल है जिसके ऊपर वो तस्वीरें लगी हुई हैं। आप नहीं देख सकोगे इसलिए कि वो पीछे, अगर आप हल्का सा आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा होगा, तो उसमें मेरी सारी एक्शन फोटोग्राफ्स हैं। और उसके अंदर जो है वो मैं खुद हैरान होता हूँ। मैं हो सकता है कि आपको इस दूसरे टेलीफोन में दिखाऊं वो तस्वीर, तो आप दिखाओगे क्या वो? जी, लाइफ की जितनी तस्वीरें उसमें से सबसे बेस्ट तस्वीर है। बिल्कुल। और ये दिल्ली की है, और जो उसकी जो खूबसूरती है वो उसके पीछे जो क्राउड बैठा है वो है। बिल्कुल। मैं इस तस्वीर को देख के बड़ा फैसिनेट होता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये मैं इस तरह बॉल करता हूँ, इतना जंप लेता हूँ। वो तो तस्वीरें आई तो पता चला। आजकल के दौर में तो वीडियोस हैं, लोग उसको वीडियो को देख लेते हैं, अपने आप को देख लेते हैं। जमाने में इतना ज्यादा नहीं था। तो जब ये तस्वीरें मेरे हाथ लगी तो फिर मुझे पता चला कि यार मेरा तो जंप भी है, मैं तो इतना उछल के गेम करता हूँ। तो एक्चुअली मैंने किसी से सीखा नहीं। हाँ, ये तस्वीरें जो है ये आपने उसी वक्त में देखी थी या फिर आपने कुछ अरसे के बाद इन तस्वीरों को देखा? नहीं, वहाँ पे जब मैचेस होते थे ना, तो लाके वो हमेशा आपको दे दिया करते थे कि ये देखिए जी आपकी तस्वीरें आप रख लें। और वो जो फोटोग्राफर्स होते थे ऑब्वियसली वो दे वांटेड टू बी फ्रेंडली विद यू, तो वो तस्वीरें आपको लाके देते थे और उससे आपकी दोस्ती उनसे होती थी। कभी उन्होंने तस्वीरें खिंचवानी हो कुछ उनको, तो इसी बहाने वो एक तरीके से आपसे दोस्ती कर लेते थे। तो वो सिलसिला इसी तरह शुरू हुआ। ग्रेट, क्योंकि मैंने भी जब ये आपकी तस्वीरें देखी तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई इससे, क्योंकि हमने उस जमाने के स्पेशली जितने फास्ट बॉलर्स देखे हैं, जितने बॉलर्स देखे हैं, उनमें मुझे ये वाला स्टाइल किसी में भी दिखने को नहीं मिला। तो मैंने ये सोचा था कि मैं आपसे स्पेशली पूछूंगी। तो फिर उसके बाद जब आपने ये देखा, आप यकीनन फैसिनेट भी हुए उससे, तो आपने इसको मजीद कुछ पॉलिश करने की मतलब कोशिश की कि मैं इस स्टाइल को और इम्प्रूव करूँ या इसको बनाऊं अपने स्टाइल? नहीं, ये तो स्टाइल तो बन चुका था। देखें, ये जो बॉलिंग होती है या क्रिकेट जो इनिशियल शुरू करते हैं ना, वो आपका एक नेचुरल स्टाइल होता है। आपको कोई खड़े करके ही नहीं कह सकता कि आप ऐसा करें। हाँ, जब आप अच्छी क्रिकेट के अंदर आ जाते हैं, एक जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, अंडर 19 है, वहां पर कोई आपको पॉलिश कर सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब इमरान खान शुरू में आए थे तो उनका हाथ इधर से आता था। तो क्रिकेट के जैसे ये शक्ल है ना, तो उनका हाथ इस तरह आता था। क्रिकेट के जो टेक्निकल या जो टेक्निक होती है बॉल करने में, वो ये हाथ इधर से आने के बजाय अगर ऐसे आए, ऐसे इफ यू लुक एट थ्रू योर शोल्डर्स, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो और अगर इधर से आए तो इतना अच्छा नहीं होता। ये सबसे बेस्ट होता है। तो बाद में इमरान खान ने अपने आप को चेंज किया और उनके इनिशियल आप अगर बॉलिंग एक्शंस देखें तो उनका हाथ इधर से आता था, यहाँ ऐसे करके, और फिर बाद में उनका हाथ ऐसे आया। तो अगर आप बाद में अगर कोई आपको अच्छा कोच मिल जाए, आपको कुछ सिखाना चाहे और आप सीखना चाहें, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप नहीं सीखना चाहते और आपका कोच अच्छा नहीं मिला, तो फिर आप वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो लोग चाहें तो अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं, मगर बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कि जब एक बचपन से आप जिस स्टाइल से गेम करते हैं, तो आपके मसल्स जो होते हैं जिस्म के, वो उस स्टाइल से डेवलप हो जाते हैं। अगर आप उस स्टाइल को आप चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपको इंजरी के चांसेस हो जाते हैं।
सही। ग्रेट सर। अच्छा, उस वक्त के आपके जो हमअसर खिलाड़ी थे, उनके अगर आप मुझे फास्ट बॉलर्स के नाम बताएं कि कौन कौन हुआ करते थे आपके साथ। चलिए मैं आपको उसकी भी एक तस्वीर दिखाता हूँ, इत्तेफाक से इसमें वो एक तस्वीर है, फिर आप बताइएगा कि ये 3 बॉलर्स जो थे बड़े मशहूर हो गए थे। तो आप पहचानती हैं इन्हें? सर हाँ, इमरान खान और आप हैं ये सेंटर में, बीच में मैं हूँ, सेंटर में आप हैं जी। और था। और उसके बराबर में जो है वो मैं नहीं पहचान पा रही। ये सरफराज नवाज है। सरफराज नवाज, ओके ओके। हाँ, पाकिस्तान के बहुत बड़े बॉलर हैं। ये एक जीनियस होते थे बॉलिंग के अंदर, हम इनको बहुत ज्यादा हाईली रेट करते हैं। ही वाज अ वेरी स्मार्ट, कनिंग, फास्ट बॉलर, जिसमें इसलिए कि ये हो सकता है कि इतने स्पीडी नहीं थे, इतने तेज नहीं थे, मगर ही वाज वेरी स्मार्ट, शार्प, बहुत ही चालाकी के साथ बॉल करते थे, और इसलिए ये इनका बड़ा नाम है इस पे ना। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा सर, उस जमाने में मतलब जब आप क्रिकेट खेला करते थे, एक वाकया बड़ा मशहूर है उस वक्त का कि कराची जिमखाना में कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, उनकी आपने बॉलिंग करते हुए कुछ उनका आर्म ब्रोक हो गया था, कुछ इस तरह का मामला है, तो उसकी जरा कुछ तफसीलात बताएं कि वो क्या हुआ था। ऑस्ट्रेलियन नहीं थे, इत्तेफाक से जो कैमरा इस वक्त लगा उसमें उसकी तस्वीर भी है। अच्छा। हाँ, तो मैं जरूर दिखाता, अगर आप थोड़ा सा इजाजत दें तो मैं अपना लैपटॉप उठाऊं, उसमें उसकी तस्वीर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, मैं उठा लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये था कि 1977 में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, और उसके कप्तान थे माइक ब्रेली, और कराची जिमखाना में एक मैच हो रहा था जिसमें पाकिस्तान वर्सेस सिंध की टीम खेल रही थी और वर्सेस इंग्लैंड की टीम खेल रही थी। सिंध के जो कैप्टन थे वो असलम संजरानी थे, जो बाद में कमिश्नर हुए कराची के, चीफ सेक्रेटरी बने सिंध के। ही वाज अ वेरी हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट, माशाल्लाह से अभी भी हयात हैं। इज अ वेरी एक्टिव पर्सन। वो हमारे साथ असिस्टेंट मैनेजर बनकर गए थे इंडिया भी, और वो बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, तो ही वाज द कैप्टन। तो हमारी टीम में मैं था, मोहसिन थे, जावेद वगैरह, ये सारे लड़के थे कराची के। तो उसमें एक गेंद जो थी इंग्लैंड के कैप्टन माइक ब्रेली के आर्म पे लगी थी, तो जिससे उनका आर्म टूट गया था। तो खैर उस वक्त खबरें, उस वक्त तो बड़े चैनल्स तो नहीं थे, सिर्फ पीटीवी होता था। मैंने बॉल कराया, उसको गेंद लगी, वो चला गया बाहर, हम मैच जीत गए, हम घर आ गए। मैं रात को जो 9 बजे की खबरें सुनी तो उसमें पता चला कि खबरों की वो जो हेडलाइंस थी वो इस तरह की थी कि सिकंदर बख्त की एक खौफनाक गेंद से उनका हाथ टूट गया और वो वापस चले गए, उनकी जगह जेफ बैकवर्ड कप्तान बने। तो मैं हैरान हो गया, कह रहे यार मेरे बॉल से उनका हाथ ही टूट गया। तो मुझे खुद पता नहीं था, मुझे ग्राउंड पे भी किसी ने नहीं बताया था, वो तो खबरों से पता चला। अगर वो आजकल का दौर होता तो आप सोच रहे हैं कि सारे टीवी वाले मेरे घर आ जाते कि कौन सा आप दूध पीते हैं, क्या करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। आजकल तो ये बहुत हो जाता है, कोई हल्का सा भी कुछ कर देता है तो उसके वो घर में चले जाते हैं और दिखाते हैं कि इनकी मच है और इसका वो ये दूध पीते हैं और ये उनकी खुराक है, तो ये उनकी अम्मा है, ये उनकी खाला है। तो उस जमाने में ऐसा होता नहीं था, और मैंने लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 बजे की खबरों में मुझे पता चला कि मैंने उसका हाथ तोड़ दिया है और वो वापस चला गया। और जेफ बैकवर्ड अपनी जिंदगी में एक ही दफा कप्तान बना है, और वो उस टूर पे बना था जब उसके बाजू टूट गया था। ओह सर, अच्छा ये जो भी आपने बात की है सोशल मीडिया की, और ये सारे के मीडिया वाले घर पहुंच जाते हैं और सब कुछ, आपके जमाने में इस तरह की कोई भी मतलब कहना चाहिए कि ये चीजें नहीं हुआ करती थी, मीडिया इतना इजीली एक्सेस नहीं कर सकता था आप लोगों को। तो आपको क्या लगता है सर कि ये जो चीज है ये उस जमाने की खूबी थी, या फिर आपको कभी लगता है, दिल चाहता है कि जैसे आजकल के क्रिकेटर्स को इतना एक एक मिनट उनका दिखाया जा रहा होता है, तो ऐसे हमारे साथ भी होता? नहीं, उस वक्त डिफरेंट स्टाइल से था। जैसे कि मैगजीन्स निकलते, अखबार वतन निकलता था, स्पोर्ट्स टाइम था, एक और क्रिकेटर निकलता था, उसके रिपोर्टर आपके पास आते थे और आपसे आकर इंटरव्यू करते थे, और रेडियो पे इंटरव्यू होता था। इस किस्म की चीजें चलती थी उस जमाने में। और ऑब्वियसली जब मैंने पहला मैच खेला तो मुझे 1000 रुपए का एक चेक आया था। आजकल दौर के जो क्रिकेट है उसके अंदर जो है, आप सोच रहे हैं कि जो ये T20 की लीग्स हो रही हैं, जो मिंटिंग, बॉयज आर मिंटिंग मनी, तो वो चीज हमारे दौर में नहीं थी। और ये जो सोशल मीडिया है ये आपको हिट भी बहुत बुरी तरह करता है और आपकी तारीफ भी बहुत करता है। हिट इस तरह करता है कि जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आजकल आजम खान, जो मोइन खान के साहबजादे,
वो टीम में आए हैं। अब सारे लोग उनके पीछे पड़ गए कि जी वो मोटे हैं, वो ये हैं, अनफिट हैं, फला हैं, ढिमकाना, इतना उसकी ट्रोलिंग हुई है कि बेचारा जो है वो मतलब होनी नहीं चाहिए जितनी किसकी हो गई। और अगर आप एक स्टार है, जैसे कि मैं कभी किसी के ऊपर कमेंट्स देता हूँ, मैं तो जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ। मैं तो बल्कि एक शेर पढ़ता हूँ, जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो मैं अगर किसी को छेड़ता हूँ ना कि भाई आज इसने अच्छा नहीं खेला, ओ मेरे पीछे लोग पड़ जाते हैं। लिटरली कुछ लोग तो इतने बदतमीज होते हैं जिनको ना तहजीब होती है ना उनका ब्रॉटअप, पता चल जाता है कि उनका ब्रॉटअप सही नहीं है, उनके घर से उनको तमीज और तहजीब नहीं सिखाई गई है, तो वो लिटरली गालियां तक लिख देते हैं। तो वो उससे खैर अब तो पढ़ता ही नहीं कि लोग क्या कमेंट्स दे रहे हैं। जो मैंने कहना होता है वो मैं कह देता हूँ। उसके बाद जो लोग कमेंट्स देना चाहते हैं, उनके जो फैन ग्रुप होता है उस लड़के का बहुत बड़ा सा होता है। अब तो एक्चुअली ये भी हो गया है कि जो लड़के हैं उन्होंने अपने साथ मैनेजर्स रखे, इसलिए कि पैसा बहुत है, तो वो मैनेजर्स और जो उनका जो वो होता है वो उसका मीडिया को भी हैंडल कर रहा होता है। तो वो बड़ी जबरदस्त इंग्लिश के अंदर वो ट्वीट करते हैं, तो मुझे हंसी आ रही होती है, इसलिए कि हमें पता होता है कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि जितनी कि उन्होंने ट्वीट लिखी है। तो उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो उनको हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो पूरा ग्रुप आकर आपके पीछे पड़ जाता है और आपके जो है खूब सुनाई आपको देने लगता है, तो खूब लिटरली आपकी खिंचाई हो रही होती है, ट्रोलिंग हो रही होती है। मैं तो देखने मैंने जैसे कहा ना 1-2 साल हो गए, मैं कुछ कह के छोड़ देता हूँ उसके ऊपर, उसके बाद जो लोग कहना है कह दे, आई डोंट केयर। मुझे फेस टू फेस आज तक किसी ने ये नहीं बोला, एक आधे दफा किसी ने बोला कि यार आप बहुत सख्त बोलते हैं, आप बड़ी खिंचाई कर देते हैं। उसके अलावा कभी किसी ने रास्ते में रोक के, बहुत लोग मिलते हैं, तस्वीरें उतार रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, जिस तरह आपने तारीफ की, लोग मुझसे बातें करके कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, ये वो व्हाटएवर, मगर कभी किसी ने आके बदतमीजी नहीं की मेरे साथ। नहीं, तो मुझे ये लगता है कि ये सोशल मीडिया में कुछ लोग छुपे हुए होते हैं जो जिनको प्लांट भी बाज़ दफा किया जाता है कि जी आप इनकी ट्रोलिंग करेंगे। अच्छा, मजे की बात है कि मैं समझ जाता कि मेरी बहुत होती है। पिछले दिनों हम जब जश्न क्रिकेट में प्रोग्राम कर रहे थे जियो के ऊपर, उसमें जितने एक्टर एंड एक्ट्रेसेस आई थी वो सब कह रहे थे कि उन सब के साथ ये होता है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो तारीफ की आपने बात की है, तो उसमें मैं जरूर ये बोलना चाहूंगी कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो जो आपका इंटरव्यू था उसमें आपने यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बताया था, और हम अपने भाई को लेके मैंने आपको फोन कॉल किया था उधर से ही नंबर लेके, और मैं कुछ भी नहीं थी उस वक्त, मतलब मैं स्टूडेंट थी, और मैंने आपको कॉल किया, आपने मुझे फौरन इनवाइट भी किया था। हम लोग गए थे, मैं अपनी मम्मा और भाई के साथ हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी मतलब अजनबी, अनजान, और उसने आपसे हेल्प के लिए कहा और आपने फौरन से मतलब ये नहीं सोचा कि मैं क्यों हेल्प करूं, मतलब ये कौन है कौन नहीं है, आपने फौरन से हम लोगों को बुलाया वहां पे। और आपकी जो टीम के लोग थे उन्होंने हम कोई 3-4 घंटे वहां पे बैठे, उन्होंने हमें इतनी अच्छी तरीके से डील किया। तो वो उससे अंदाजा होता है कि आप कितने अच्छे अखलाक के मालिक हैं। तो यकीनन जो आपसे मिला हुआ वो कभी भी आपको सोच भी नहीं सकता बुरा भला कहने का। नहीं, हो सकता। आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफें की। आप कराची में होते तो मैं आपको जरूर चाय पिलाता तो साथ में समोसे भी खिलाता, इतनी तारीफ पे। तो सर ये दिल से कह रही हूँ। मेरी एक आदत है, और उस दिन बल्कि पिछले दिनों मेरे साथ लोग लड़के प्रोग्राम करते हैं, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझसे वो कहने लगे यार ऐसे कोई जिक्र हुआ तो किसी बात का, तो किसी ने बोला यार आप जो है चीफ मिनिस्टर बन जाओ, तो दूसरे ने बोला भाई ये चीफ मिनिस्टर बन गए ना तो ये हर एक के काम ही करते रहेंगे, ये और कुछ नहीं करेंगे, इनका काम ही यही है। तो मेरी एक आदत है, मैं अल्लाह मियाँ का मैं शुक्र भी अदा करता हूँ इस पे कि शायद मेरे मतलब कहते हैं ना कि अल्लाह ने आपको एक खासियत दी है कि जी आप किसी का काम कर सकते हो। अगर कोई मेरे पास आता है, यकीन करें सड़क पे चलने वाला भी आ जाता है, और अगर कोई काम के लिए कह देता है कि सिकंदर साहब मेरा ये काम है, अगर आप कर सकते हो तो कर दो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका काम हो जाए। और चाहे मैं उसको जानता हूँ कि नहीं जानता। 1-2 दफा ऐसा भी वाकया हुआ है कि मुझे मेरे कजन जो था वो डीआईजी था, और डीआईजी ट्रैफिक, और एक साहब ने रास्ते में मुझे पकड़ के बोला सिकंदर साहब वो आपके कजन है, मेरा ये काम करा दे। मैंने जाके उससे बात की, उसने मुझे झाड़ दे दी, यार तुम इस तरह सिफारिश ले आते हो। तो मैं पता है उस शख्स ने क्या किया, उन्होंने उसका एक मतलब खाता खोल दिया कि वो ये है और तुम उसकी सिफारिश करो। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, वो रास्ते में मिला था। तो उसने कहा यार ऐसा ना किया, मगर मेरी फितरत में एक आदत है मेरी, और आई डोंट नो, मैं कई दफा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, शायद इसलिए कि अल्लाह मियाँ ने मुझे इतनी एक ऐसी हैसियत दे दी है कि मैं किसी का अगर काम कर सकूं तो नथिंग लाइक इट। कहते हैं ना कि
तुम, अल्लाह कहता है कि तुम दूसरे की मदद करो, मैं तुम्हारी करूंगा। मैं इस पे सख्ती के साथ बिलीव करता हूँ कि तुम दूसरे की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे यकीन होता है कि कभी मैं फंसूंगा तो अल्लाह मेरी मदद जरूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात। अच्छा, मेरे पास निम्रा खान का सवाल है और उन्होंने कहा है कि आपके बारे में मशहूर है कि आप जब प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम्स में आप हाथ बहुत मूव करते हैं, तो ये मतलब क्या है? ये आपने अपना स्टाइल बनाया है? ये आपका स्टाइल है या कुछ? निम्रा ने बिल्कुल सही कहा। एक दफा शाहिद अफरीदी ने ये बोला, मैं उनकी बड़ी खिंचाई करता था जब वो खेल रहे थे, खेला करते थे। तो एक दफा उन्होंने टीवी पे बैठ के बोला कि यार वो एक वो है एनालिस्ट जो हाथ बहुत हिलाते हैं, वो मेरी बड़ी, और उस पे उन्होंने मुझे रिमार्क्स पास किए। और इस पे मैं एक वाकया भी सुनाता हूँ। 1979 का, ये अभी की बात नहीं है, ये 1979 की, मैं वर्ल्ड कप के लिए हम गए इंग्लैंड। तो हमारे जो मैनेजर थे वो जावेद बर्की थे, जो कि इमरान खान के कजन हैं, उनके खाला के बेटे हैं। तो बहुत बड़े बैरोक्रेट पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो वो मैनेजर थे हमारे, तो उन्होंने मीटिंग की। वो हर दूसरे तीसरे दिन हमारी मीटिंग होती थी वर्ल्ड कप से पहले, हर एक से राय ली जाती थी, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हारा। मुझसे कहने लगा, यार सिकंदर आप बताएं क्या ये वो मैच के बारे। मैं बातें करने लगा। उन्होंने कहा एक शर्त है, तुम एक शर्त पे बात कर सकते, हाथ मत लो। मैंने कहा सर मैं बगैर हाथ हिलाए बात ही कर सकता। फिर मैंने बात करने चला कि नहीं, हाथ नीचे। और मतलब मेरा एक मजाक बन गया था कि जी, तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, आई डोंट नो। मैंने दूसरों को भी देखा, दूसरों के भी हाथ हिलते हैं, मेरे शायद थोड़े ज्यादा हिलते हो। नहीं, मेरी भी आदत है लेकिन आपका जरा ज्यादा मशहूर है ये कि आप हाथ हिलाए बगैर बात नहीं करते। तो ग्रेट सर, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपका ये अंदाज, और उसमें एक एनर्जी होती है। जैसे आप जो खेलते थे उस वक्त की मुझे तस्वीरों से अंदाजा हुआ कि कितनी एनर्जी थी आप में, और अब जब आप बात कर रहे होते हैं तो बाकी जो एनालिस्ट हैं वो बस ऐसे बैठे हुए होते हैं, लेकिन आप में वो देखने वाले को भी एक एनर्जी मिलती है उसकी वजह से। तो ग्रेट सर, अच्छा मैं अपने बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं आपके लिए, तो मैं उन सवालों की तरफ आ जाती हूँ हमारे लिस्टर्स के। सबसे पहले अंबर वहीद का मैसेज है और उन्होंने कहा है कि आज आपने बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर को गेस्ट बनाया है, तो इसके लिए बहुत मुबारकबाद। और सिकंदर बख्श साहब अपने जमाने में बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, मेरा सलाम और बेस्ट विशेस दीजिएगा। और इनकी जो खास तौर पे बेस्ट बॉलिंग थी 3 for 23 वर्सेस इंडिया मास्टर कप शारजा 1995 में, अपने 3 बड़ी विकेट्स ली थी। सुनील गावस्कर जैसा बड़ा नाम, यशपाल शर्मा और दिलीप वेंकसरकर, आई थिंक इनका नाम है अगर मैं सही प्रोनाउंस कर। हाँ, तो इन्होंने इनकी आपने विकेट्स ली थी, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? और आई थिंक ये कोई फ्रेंडली मैच था। हाँ, एक मास्टर्स का वो, पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत। अनवर नाम है ना इनका? अंबर अहमद अंबर वहीद जी, खातून अंबर वहीद साहब, खातून। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी तारीफ की। और वो मास्टर्स कप था जिसमें वेस्ट इंडीज पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था शारजा में, वो क्लिप भी है मेरे पास। तो उसमें ऑब्वियसली बहुत दिनों के बाद हम भारत के साथ खेल रहे थे दोबारा उन्हीं लड़कों के साथ, तो आउट करने का तो उसका एक मजा ही अलग था। मुझे बड़ा अफसोस है इसमें, यशपाल शर्मा का पिछले दिनों ही उनका इंतकाल हुआ है और वो अब हम में नहीं रहे। तो हम कहते हैं ना कि पीस, कहते हैं ना मे रेस्ट इन पीस वाली बात है कि वो हमारे दरमियान नहीं है। वो यशपाल शर्मा बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, हम यही कह सकते हैं उनके। जबरदस्त। अच्छा, इन्होंने ये भी पूछा हुआ है कि उस वक्त की क्रिकेट और आज की क्रिकेट में आपको क्या फर्क महसूस होता है? वो वक्त ज्यादा बेहतरीन था या आज का? देखिए, उस वक्त की क्रिकेट में मुझे 1000 का चेक मिलता था, आजकल की क्रिकेट में एक लड़के का एक मैच में 6 लाख का चेक मिलता है, वो भी छोटे वाले को। ये सबसे बड़ा सही। अजमत आफरीदी ने आपको सवाल, जी आप बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैं कह रहा था कि पहले देखें कुछ आप करते थे ना, पता ही नहीं चलता था। अब जैसे ही आप एक छोटी सी परफॉर्मेंस देते हैं, मैंने कहा ना, वो आपके घर पहुंच जाते हैं कैमरा लेके, अच्छा इस कमरे में सोता था, ये गाय है जिसको वो दूध पीते हैं, अच्छा ये बकरी है, अरे ये वो है, खाला कौन है इनकी, अच्छा चची कौन है, और सब इंटरव्यू होने शुरू हो जाते हैं, चाहे उसने एक छोटा सा काम किया हो। हमारे दौर में ये नहीं था। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। असमत आफरीदी ने कहा, सिकंदर बख्श साहब को सलाम और कतर में वेलकम। और मेरा सवाल ये है कि पास्ट में पाकिस्तानी क्रिकेट का बड़ा नाम था और पाकिस्तान को लैंड ऑफ द फास्ट बॉलिंग भी कहा जाता था, बॉलर्स कहा जाता था, जो दुनिया भर में बैटिंग लाइनअप को किसी की भी तहस नहस कर देते थे। अब ऐसा क्या मसला हो गया है कि पाकिस्तान से वो क्वालिटी बॉलर्स का आना बंद हो गया है,
जबकि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, और इन फ्यूचर आप पाकिस्तानी टीम को कहाँ देखते हैं? देखिए अफरीदी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने सवाल भेजा। देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे यहाँ ये जो किसी भी जगह पे एक रोल मॉडल्स होते हैं, जैसे हमारे दौर में हम किसी को देखकर उनको रोल मॉडल, उनको जैसे मेरे डेनिस लिली का मेरा रोल मॉडल था उस जमाने में, कि मैं डेनिस लिली को कॉपी करने की कोशिश करता था, मैं डेनिस लिली की तरह बॉल करूं। जब हमारे यहाँ वकार, वसीम, इमरान खान जैसे बॉलर्स पैदा हुए तो लोग उनको देखकर बॉलिंग शुरू की। जब अब्दुल कादिर थे तो उनको देख कर लोगों ने लेग स्पिन शुरू की। तो रोल मॉडल्स होना बहुत जरूरी है। आजकल के दौर में हमारे पास इतने बड़े रोल मॉडल्स नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं है जिनको देखकर फॉलो करें। हमने अपनी क्रिकेट को फैलाना है। माशरत के साथ जो नया पाकिस्तान बन गया है उसके अंदर हमने क्रिकेट को सुकेड़ दिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लाके 6 टीमें कर दी हैं। पहले हमारे पास 18 टीमें थी, यानी कि इतना बड़ा क्रिकेट था जिसमें बहुत सारे लोग खेल रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम आ गया है जो कि 6 टीमों का है और उसमें हमने क्रिकेट को सुकेड़ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, इसको हमने इम्प्रूव करना पड़ेगा। और हमारी 3 साल से जब से नया पाकिस्तान बना है, क्रिकेट जो है वो रुकी हुई है और उसको हम जल्द से जल्द शुरू करें तो बेहतर है। इसलिए कि वो जो नया सिस्टम आया उसको बनाने में इनको भी 3 साल लग गए। अभी इम्प्लीमेंट होना है, अभी उसका रिजल्ट आने हैं, तो उसमें पता नहीं कितना अर्सा लगेगा। सही। अच्छा, अनीका वसीम का भी कुछ कमोबेश इसी तरह का सवाल है। उन्होंने कहा कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट इन दिनों जिन हालात से दो चार है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? और इस टीम, मतलब किसी भी टीम के लिए कोच का अच्छा होना, उसकी एबिलिटीज का होना कितना ज्यादा जरूरी होता है? देखिए, कोच 2 किस्म की कोचिंग होती है। एक तो जब वो आप अंडर 19 वगैरह में होते हैं ना, तो उस वक्त वो जो कोच होता है वो आपको सिखाता है कि अगर आपका टेक्निक गलत है, अगर आपकी बैटिंग में कोई फॉल्ट्स हैं तो वो आपको बताता है। जब आप पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं ना, तो फिर इतना आपको सिखाया नहीं जाता, फिर आपको स्ट्रेटेजीज बना के दी जाती है, आपको प्लानिंग करके दी जाती है, आपको आपकी जो ड्यूटीज होती हैं वो समझाई जाती हैं कि यार तो तुम ओपनर हो, तुम्हारा काम है वहाँ पे विकेट पे खड़े होकर नए बॉल को सी ऑफ करो। नया बॉल जो होता है उसको खेलना मुश्किल होता है, तुम्हारा काम है एज एन ओपनर कि उन बॉलर्स को थका दो ताकि जो नीचे वाले मिडिल ऑर्डर है वो आके रन्स कर जाए और आप भी रन्स करें, सब मिलकर रन्स करें। फिर मिडिल ऑर्डर को वही समझाता है या बॉलर्स को वो समझाता है। ये होती है कोचिंग। आजकल जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो वहाँ आपको बल्ला पकड़ के कोई नहीं सिखा रहा होता, वो आपको स्ट्रेटेजीज और आपको बताए। माजरत के साथ पिछले दिनों इतनी गलत सिलेक्शन हुई इंग्लैंड के खिलाफ, हमने स्पिनिंग ट्रैक पर फास्ट बॉलर्स खिला दिए, हमने हमारे कप्तान ने स्पिनिंग ट्रैक पर फास्ट बॉलर से बॉलिंग करा दी, हफीज से नहीं कराई, जब हमने शोर मचाया फिर कराई। तो ये चीजें जो है होती हैं, ये जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो फिर वो कोचिंग में स्ट्रेटेजीज और जॉब डिस्क्रिप्शन देना विल बी इज मोर इम्पोर्टेंट। मगर जब आप छोटे होते हैं, जूनियर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, देन द टेक्निकल कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस वक्त आपके पास ऐसा कोच होना चाहिए जो आपको टेक्निकली साउंड बनाए। सही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, मतलब मैं ये भी इसमें पूछना चाहूंगी कि आज की क्रिकेट और पहले की क्रिकेट की बात जो हो रही है, तो उसमें अगर हम देखें उस वक्त 90s तक की क्रिकेट जो थी वो 50 ओवर का कम से कम गेम होता था। वैसे तो टेस्ट से आ गई थी वनडे के ऊपर, लेकिन अब जो ये बहुत ही तेज तरीन एक मुकाबला लग गया है कि T20 है, जल्दी जल्दी से, मतलब अगर आउट हो रहा है तो हो रहा है खिलाड़ी, लेकिन बहुत सारे रन बनाने। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्रिकेट जो है वो इम्प्रूव होगी या फिर अब ये क्रिकेट का जो है वो जवाल शुरू हो गया है और आगे आपको चंद सालों में या आने वाले 50-100 सालों में आप कहाँ देखते हैं क्रिकेट को इस फास्ट टेक्निक की वजह से? दोनों चीजें हैं इसमें। नंबर 1, इस छोटे फॉर्मेट के आने से आपकी क्रिकेट में एक्शन पैक्ड फिल्म जैसे होती है ना, 2 फिल्में होती है। क्लासिकल फिल्म होती है जिसको आप बैठ के देखें, वो बड़ी क्लासिकल होती है। एक होती है मौला जट, जिसमें सिर्फ एक्शन होता है, वो आदमी आता है 10,000 आदमियों को गर्दन काट के फेंक देता है। तो ये जो T20 है वो मौला जट वाली फिल्म है जिसमें फुल ऑफ एक्शन है। और एक क्लासिकल मूवी होती है जिसको आप देखते हैं और आप कहते हैं वाओ यार, मजा आ गया फिल्म देखने का। तो इसी तरह क्रिकेट के अंदर ये नया फॉर्मूला आ गया है, उसमें क्रिकेट के इनोवेशन बड़ा हो गया, इसमें शॉट्स की नई शॉट्स आ गए, इसके अंदर नए नए बॉलिंग करने के अंदाज आ गए। हमने ऐसे शॉट्स कभी जिंदगी में नहीं देखे थे जो मैं विवियन रिचर्ड्स, ब्रेनेज, आसिफ इकबाल, माजिद खान, जहीर अब्बास इनके साथ खेला हूँ, ग्रेग चैपल वगैरह वगैरह, एलन बॉर्डर, मगर कभी मैंने ऐसे शॉट्स उनको खेलते नहीं देखे जो आजकल नए आ गए, इनोवेट हो गए। मगर इसको अब बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा। बैलेंस करके मुराद ये है कि हम अगर सिर्फ T20 का आप देखें, हर वक्त T20 की लीग्स चल रही हैं हर जगह।
हमें डोमेस्टिक में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, 4 दिन की क्रिकेट है, उसको इंडक्ट करना पड़ेगा और उसको बैलेंस करके आप चलाएंगे तो वो सरवाइव करेगी। एक दफा एक सर्वे हुआ था 1-2 साल पहले की बात है ऑस्ट्रेलिया में, तो सारे क्रिकेटर्स ने बोला था कि असल क्रिकेट इज अ टेस्ट क्रिकेट, मगर उसको आपको बैलेंस करके चलाना पड़ेगा। जितने, जैसे सपोज करें दुनिया में आईसीसी जो है 6 टूर्नामेंट्स कराता है, तो उतने ही टेस्ट क्रिकेट भी कराए ताकि वो दोनों को बैलेंस लेके चले। सही। तो सर इसकी मतलब अब ना होने की क्या वजूहात है? लोगों का स्टैमिना कम हो गया है या फिर उतना ज्यादा, जो सब अभी कमर्शियलिज्म का दौर है तो जो टेस्ट मैचेस होते हैं उनको उस तरह के स्पॉन्सर्स नहीं मिलते? इसके पीछे क्या रीजन है कि अब टेस्ट क्रिकेट कम होती जा रही है? देखिए, आप भी अगर पुराने जमाने में तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट होती थी, लोग 5 दिन बैठ के देखते थे, उसके बाद लोग बिजी हो गए, तो लोग जब ये छोटा फॉर्मेट आया तो छोटे फॉर्मेट में लोगों को लगा यार मैं सुबह बैठूंगा, शाम को मैच, एक दिन का मैच देख के निकल जाऊंगा। ठीक है, पहले लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, यार ये बड़ा अच्छा होता है, एक संडे को मैं एक मैच देखूंगा और वो उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। टेस्ट क्रिकेट के लिए मुझे 5 दिन जाना पड़ेगा। उसके बाद T20 आया, उसने कहा यार ये तो और भी अच्छा हो गया कि 3 घंटे के अंदर मैच का फैसला हो गया। ये इसकी एक वजह ये है, मगर इसके बाद इसमें पैसा बड़ा आ गया। देखिए, हर खेल को या हर चीज को चलने के लिए उसमें पैसा या स्पॉन्सरशिप को आना बहुत जरूरी है। तो क्रिकेट के अंदर T20 की वजह से इतना पैसा आ गया कि उसमें जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो अमीर हो गए हैं, तो उससे लड़कों को फायदा होगा, क्रिकेट को फायदा होगा अगर हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, ग्राउंड्स बनाएं और अच्छे खासे जिम्नाजियम्स बनाएं। लड़कियों के लिए मैं बहुत लड़ता हूँ क्रिकेट बोर्ड से, के लिए खवातीन के लिए सेपरेट क्रिकेट ग्राउंड्स होने चाहिए विद प्रॉपर फैसिलिटीज, ताकि वो वहाँ पे जाकर खेलें। इसलिए कि मेरे कई दफा लड़कियों के पेरेंट्स से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे लड़कियां जाके ऐसे ग्राउंड्स पे खेलें जहाँ मर्द मौजूद हो। तो ये जो पैसा है वो अच्छे कामों में इन्वेस्ट हो, पैसे आने की वजह से, मगर मैं देख रहा हूँ कि हम उसको इस तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे जिस तरह के हमें करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, वसीम तबस्सुम साहब ने आपसे सवाल किया हुआ है। उन्होंने सबसे पहले आपको कहा अस्सलाम वालेकुम, और मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल के बॉलर्स में वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर जैसी स्विंग जो है वो नहीं है, इसकी क्या वजह है? और मुझे याद है कि क्रिकेट के लिए लोग अपने ऑफिस से निकल जाते थे जल्दी, अब लोगों में वो वाला इंटरेस्ट दिखने में नहीं आता, तो क्या वजह है? इसकी वजह है कि आप गेम फिक्सिंग को समझते हैं? 80s 90s में कॉलेजेस, स्कूल लेवल पे क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। सबसे वालेकुम सलाम। 3-4 सवाल करते हैं। देखिए, जो हमारे जो फास्ट बॉलर्स में स्विंग, जो रिवर्स स्विंग की अगर आप बात करें तो अब कानून ऐसे बन गए कि अब रिवर्स स्विंग नहीं हो सकते, इसमें मैं ज्यादा तफसील से नहीं जाऊंगा। दूसरी चीज ये कि, और क्या सवाल था कि पहले जो बच्चे जो है, देखें अब ये जो गैजेट्स आ गए ना आपके सामने, मैं एक जगह अभी पिछले दिनों एक ऑफिस में गया तो मैंने देखा कि एक शख्स कोने में बैठा कुछ देख रहा है और वो उसने बोला यार क्या शॉट मारा है। तो मैं हैरान हो गया, ये कौन सा मैच देख रहा है? कि मतलब जब पाकिस्तान के मैच होते हैं तो आई एम ऑलवेज बिजी, मैं स्टूडियो में होता हूँ जियो के साथ, मुझे पता होता है कि मुझे वहाँ होना है, तो मैं पूरा दिन वहीं रहता हूँ। तो मैंने कहा यार ये कौन सा मैच है जो मुझे नहीं पता और ये लड़का देख रहा है, पाकिस्तान के अलावा तो कोई नहीं देख रहा होगा। जब मैंने पूछा तो पता चला कि एक टेनिस बॉल का सड़क पे कहीं टूर्नामेंट या किसी ग्राउंड पे मैच हो रहा था और वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है उसकी, और वो लड़का अपना एक फेवरेट प्लेयर को जो उसके मोहल्ले का, उसको देखने के लिए वो बैठा देख रहा है। अब क्रिकेट सुकेड़ के ना सुकड़ गई है और एक छोटे से डिब्बे में आ गई है, वहां तो बल्कि पूरी दुनिया आ गई है, कंप्यूटर है ये जो हमारा टेलीफोन है। तो लोग वो जो छोड़ के ऑफिस जाया करते थे, अब उसके बजाय वो घर में बैठ के या अपने मोबाइल पे बैठ के मैच देख लेते हैं। और लोगों की लाइफ इतनी तेज हो गई है कि वो, जो मैंने कहा ना, इसीलिए वो छोटे फॉर्मेट की तरफ जाते हैं, ताकि छोटा फॉर्मेट जो होता है उसके अंदर रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं। और टेस्ट क्रिकेट को देखने के लिए इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, टेस्ट ऑफ योर कंसंट्रेशन। तो हम कहते हैं कि आप कंसंट्रेट करके लंबी इनिंग खेलना, वो उधर काम आती है, वही जो पेशेंस है उसका भी आपका टेस्ट होता है। तो टेस्ट क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट और इसीलिए ये पॉपुलर होती चली जा रही है T20। लेकिन सर, मतलब आपकी बात से ही मेरे जहन में एक चीज ये आ रही है कि जो एक मतलब कहना चाहिए कि प्योर क्रिकेट लवर अगर आप हैं, आप क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं, तो फिर आपको मतलब ये ड्यूरेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स और ये सब चीजें जो है ना नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो वो जी, जो हमारे दौर के लोग थे ना, वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट देखा करते थे, तो उनको उसका टेम्परामेंट था। आजकल के आप बच्चे से बात करें तो उसके पास टाइम ही नहीं है।
सारे वक्त तो वो कंप्यूटर पे लगाता है या तो गेम्स खेल रहे होते हैं। मेरे बच्चे भी गेम्स खेल रहे होते हैं, सारे वक्त लगे हुए, उनके पास टाइम नहीं है। दे वांट एवरीथिंग इन अ शॉर्टर फॉर्मेट, क्विक हो, जल्दी हो और फौरन निकल जाए, दूसरे कामों में लग जाए। तो ये वजह है। देखिए टाइम बदल रहा है, वक्त बदल चुका है, और आजकल जो बच्चा है, मेरा बच्चा जो है वो मुझसे बेहतर इस टेलीफोन को, कंप्यूटर को जानता है। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं अपने बच्चा या बच्ची की तरफ जाता हूँ कि प्लीज मुझे बताओ कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, तो वो मुझे सेट करके दे देते हैं। वो दे आर सो क्विक, दे आर सो फास्ट। आजकल का बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा लाइफ तब्दील हो गई है, तो वी कैन नॉट ब्लेम देम। लाइफ तब्दील होती जाएगी और आगे जाके पता नहीं और क्या होगा। अब आप खुद देख लें, आज से 25 साल पहले और आज की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क आ गया है, तो इसीलिए क्रिकेट में भी वही फर्क आया है। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ये एक बात, यही वाली जो टेक्नोलॉजी की बात है, इसमें हमेशा लोग कहते हैं कि आज से कुछ सालों के बाद पता नहीं बच्चा जो है वो पेन से या पेंसिल से लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा, क्योंकि अब वो बिल्कुल स्कूल्स में भी खत्म हो गया है और सारे के सारे काम कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे हो रहे होते हैं बच्चों के। तो इसी तरह से आज से अगर हम 50 साल बाद देखें तो क्या हमारे पास खिलाड़ी पैदा हो रहे होंगे? क्योंकि जब सबके काम, सारे गेम्स भी मोबाइल पे खेले जा रहे हैं, टैबलेट्स पे खेले जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स का रुझान कम नहीं हो जाएगा? नहीं, कम हो चुका है। आप देखें आजकल ये हमने पिछले दिनों एक थोड़ा सा रिसर्च किया, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप भी ऑब्जर्व करें कि अब आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान टीम में लड़के आ रहे हैं, अगर मेरे पास लिस्ट होती है मैं जल्दी नाम पढ़ के आपको और जो है वो बता देता। एक मिनट, एक फोन कॉल आया, इसको मैं एंड कर दूं। अगर मेरे पास लिस्ट होती ना, मैं पढ़ना शुरू कर दूं, तो आप ये देखें कि अब जो पाकिस्तान टीम में लड़के हैं उसमें से बहुत कम लड़के शहर के हैं। अब ज्यादातर लड़के बाहर से आते हैं, शहर के बाहर से, जहाँ पे ये गैजेट्स और इस किस्म की जो नेटफ्लिक्स और टीवी थोड़ा कम है। तो अब जो शहर के बच्चे हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उनके वो स्कूलों में भेजते हैं, उनको पढ़ाई की तरफ लगाते हैं, उनको कंप्यूटर सिखा रहे हैं, लोग कंप्यूटर में घुस जाते हैं। और जो हमारे जो इस वक्त जो दूसरे बच्चे आ रहे हैं, वो इस वक्त कोई 7 से 8 लड़के जो हैं NWP से, NWFP से, जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां से आएंगे, इसलिए कि उनके शहरों में, गांव में अभी ये गैजेट्स नहीं आए। इसी तरह छोटे शहरों के लड़के, सियालकोट से और इन इलाकों से लड़के ज्यादा आ रहे हैं। शहर से अब कराची के लड़के देखें, हम हमेशा कहते हैं कराची के लड़के अब कम हो गए। पहले आधे लड़के कराची, आधे लाहौर के होते थे। अब कराची का 1 या 2 लड़का इस वक्त पाकिस्तान टीम में, उसके अलावा नहीं है। और इसी तरह लाहौर से भी 1-2 लड़के, बाकी छोटे शहरों की तरफ चले गए, इसलिए कि छोटे शहरों में अभी भी स्पोर्ट्स ज्यादा खेली जाती है। बच्चे स्कूल से आने के बाद शाम को मैदानों में जाके क्रिकेट या कुछ फुटबॉल, व्हाटएवर दे वांट टू प्ले, वो खेल रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे जो है, जो फालतू टाइम है, वो इस गैजेट्स में लग जाते हैं, और इसी वजह से वो उनका रुझान जो है, हम अब, पहले मैं तो जाके सड़क पे खेलता था क्रिकेट, मेरा जब बच्चे हुए तो मैं उनको नहीं खेलने देता कि ट्रैफिक है, कुछ हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, व्हाटएवर। तो अब वो रुझान बदला है, इसलिए हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छी तरह आ रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि शहर के अंदर क्रिकेट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है। स्कूल जो है, एक छोटे से घर के अंदर स्कूल होता है, उनके ग्राउंड्स नहीं है, इसीलिए इंटर स्कूल नहीं होता था। अब बाहर के मुल्क में चले जाएं, हर स्कूल के साथ उनका ग्राउंड है, हर स्कूल के अंदर प्रॉपर उनके गेम्स होते हैं और खिलाया जाता है। हमारे यहाँ नहीं होता। पहले किसी जमाने में स्पोर्ट्स का कोटा था, वो भी अब खत्म हो चुका है, तो चीजों का आएंगे। मगर अभी हमारे गांव के बच्चे ज्यादा आ रहे हैं पाकिस्तान टीम में रादर देन द शहर। अच्छा, ये सवाल था नहीं, लेकिन मैं खुद ही इंक्लूड कर देती हूँ कि आजकल जो ये फेमिनिज्म का एक सीन ऑन है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, इसके बारे में आपकी क्या राय? क्या मतलब है आपका? जो खवातीन का राइट्स का? जी बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, मेरी बेटी 15 साल की है, मैंने उसको ड्राइविंग भी सिखा दी है, मैं उसको हेयर कटिंग भी सिखा रहा हूँ, उसका शौक है, उनकी वालदा का पार्लर है। मैं चाहता हूँ कि लड़कियों को, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए, कोई आप पे जुल्म ना कर सके। ये जो मैंने बताया ना कि मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि मैं कभी सुनता हूँ कि किसी ने जो है अपनी बहू को जला दिया, मुंह पे तेजाब फेंक दिया, इस किस्म की चीजें, मुझे मतलब है कि आई कैन नॉट टेक इट। तो मैं अपनी बच्चियों को सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ कि बेटा, पढ़ लिख कर अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो
कि कोई आप पे जुल्म ना कर सके। आई एम ऑल द वे विद देम। जहां तक इसका ये जो जुल्म है ना, जो हमारे माशरे में होता है, इसके खिलाफ हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि जितनी बच्चियां ना ये पढ़ लिख के स्ट्रांग हो जाए। और मैं उन मर्दों को, मैं हैरान होता हूं उन मर्दों के ऊपर के जो उन लड़कियों को जो बेचारी काम करने जाती हैं उनको तंग करते हैं। उनको जो, मुझे पता है कि हमारे घर में भी जो हमारे खवातीन बाहर जाती हैं उनको कितना लोग तंग करते हैं, और मैं सबसे आगे जाके उनको सीधा करता हूँ। तो इसलिए मैं इसके बहुत फेवर में हूँ कि लड़कियों को दे हैव टू बी स्ट्रांग, एजुकेटेड। मैं सब बच्चियों से कहूंगा बेटा आप लोग पढ़ें, पढ़ के अपने आप को स्ट्रांग करें, अच्छी जॉब करें, ताकि नोबडी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट कि जी आप खातून हैं तो आपके ऊपर जुल्म करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यू शुड स्टैंड और उससे लड़े, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और अपने अपने बाप माँ भाइयों से दोस्ती रखें, एंड यू मस्ट शेयर विद देम, कि भाई को बताएं, अपने बाप को बताएं कोई आप पे जुल्म करता है और आपको गलत हरकत करता है तो यू मस्ट शेयर विद देम। आप डरे मत, अपने घर वालों को बताएं। और मैं घर वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस दें, उनके साथ इतना दोस्ती रखें कि वो आपको शेयर करें कि यार यह शख्स मुझे तंग कर रहा है, ये शख्स मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। यू मस्ट शेयर विद योर पेरेंट्स। तो ये एक रिलेशनशिप, और इट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। एग्जैक्टली, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। अच्छा सर, ये आफ्ताब शाहिद साहब हैं और इन्होंने कहा ग्रेट ग्रेट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब, आपसे एक सवाल है कि लास्ट टेस्ट इंडिया कोलकाता में क्या हुआ था? कौन से वाले टेस्ट की बात कर रहे हैं? सर मुझे तो आइडिया नहीं है, इनका सवाल है कि लास्ट टेस्ट था इंडिया कोलकाता में, अगर आपकी कुछ मेमोरी हो तो वो शेयर कर लीजिए। शाहिद साहब से अगर वो कोई ईयर का बता देते कि इस ईयर की बात कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा रिकॉल कर लेता। आई डोंट नो, ये 79 के टूर की बात कर रहे हैं कि जहां मैच ड्रॉ हो गया था हमारा, या और कौन से मैच की बात कर रहे हैं? आई हैव नो आइडिया। अच्छा, अमरजीत सिंह, इन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि सबसे मोस्ट चैलेंजिंग बैट्समैन जो आपको जिसने फेस किया हो, आपके लिए आउट करना जिसको मुश्किल हो गया हो। देखिए, वैसे तो मैंने गवास्कर साहब को बहुत दफा आउट किया, मगर टेक्निकली ही वाज द मोस्ट साउंड बैट्समैन। सुनील गवास्कर जो थे भारत के, वो बड़े टेक्निकली अच्छा खेलते थे और उनको बॉल कराने का मजा आता था। तो आपको आइडिया हो जाता था कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप सही कर रहे हो। तो ही वाज, मेरे जमाने में मैं उनको बड़ा आइडियलाइज करता था, उनको उनकी बैटिंग जरूर देखता था। सही। अच्छा, आपका पर्सनल फेवरेट कौन था उस जमाने में, आपके साथ खेलने वालों में भी? और आपने बताया कि जब आपने स्टार्ट किया था तो उस वक्त कौन आपके फेवरेट हुआ करते थे, जिनको आपने बहुत देखिए, आइडलाइज किया क्रिकेट में? हाँ नहीं, फास्ट बॉलर में तो मैं डेनिस लीली को करता था। मगर जब मैं अच्छी क्रिकेट में आया तो मेरा जो पहले कप्तान थे वो जहीर अब्बास थे, और उसके बाद मेरे रूममेट भी जहीर अब्बास थे, और मैं उनके साथ बहुत टूर किए। मेरे जो स्टार्टिंग जो क्रिकेट का कैरियर उनके साथ था, और वो तो खैर बहुत पहले से खेलते हुए आ रहे थे, मेरे मतलब आइडियल थे वो। इतनी खूबसूरत क्रिकेट खेलते थे कि मैंने एक दफा उनको देखने के चक्कर में ना नाजमाबाद में एक ग्राउंड पे आए थे, मैं उनको देखने के लिए अंदर गया तो मुझे थप्पड़ पड़ गया। उनके जो बॉडी गार्ड था उसने मुझे टका के एक चांटा मारा कि तुम कहाँ अंदर घुस रहे हो। मैंने जहीर भाई को बताया था कि जेड, तो आपको देखने के चक्कर में मुझे थप्पड़ भी पड़ा है। तो जेड जो है, जहीर अब्बास को मैं जेड कहता हूँ, मतलब जहीर अब्बास साहब जो हैं उनसे अच्छा बैट्समैन। और मेरा ये दावा है कि आज की जो जनरेशन है वो बदनसीब है कि उसने जहीर अब्बास जैसे बैट्समैन को बैटिंग करते नहीं देखा। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा सर, कोई क्रिकेट के दौरान कोई ऐसा फनी मोमेंट हुआ हो जो जिसको याद करते हो आप खेलते हुए, कोई ऐसा वाकया जिसको याद करके आज भी हंसी आती हो? यार कई ऐसे वाकयात होते हैं, बैठ के सोच रहा था यार ये वाकया सुनाऊंगा कैसा हुआ था, मगर इस वक्त एकदम से जो है चलिए, अभी थोड़ी वो देर में याद अगर नहीं आपके जहन में आए तो आप जरूर बताइएगा। उससे पहले मैं दूसरा सवाल कर लेती हूँ। अमरजीत ने ही आपसे पूछा हुआ है कि मैच फिक्सिंग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो है इसकी वजह से क्रिकेट पे कितना असर पड़ा है? देखिए, मैच फिक्सिंग अमर जी ये बहुत ही गलत चीज है। ये एक तरीके से आप अपने आप को और अपने मुल्क को बेचते हो। क्योंकि पुराना जमाना होता तो आपको पता है कि अगर आप मुल्क से गद्दारी करते पुराने जमाने में, या आप मुल्क के सीक्रेट्स किसी को बेच देते, तो आपकी गर्दन काट के जो है वो किसी किले के ऊपर लगा दी जाती और आपकी डेड बॉडी जो है वो लटकी रहती 6 दिन तक। मगर
आजकल जो है ये हम मुझे जो सबसे ज्यादा इसमें है, देखें ये जो बेईमानी है क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में या दुनिया में किसी भी काम में, ये होती रहेगी और चलती रहेगी। इसमें आप बिल्कुल उसका कोई इलाज नहीं है। जब से दुनिया बनी है जब तक खत्म नहीं होगी ये बेईमानी चलती रहेगी। मगर उसके लिए कुछ सजाएं होनी चाहिए, कुछ उसके असूल बना दिए जाएं। मेरी हमेशा से ये स्टैंड रहा है, डे 1 से लेकर आज तक, कि जिसने भी क्रिकेट को बेचा या अपने आप को बेच दिया क्रिकेट में पैसे कमाने के लिए, उस शख्स को दोबारा क्रिकेट में नहीं आना चाहिए। हमारे यहाँ ये नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। आई डोंट नो अबाउट इंडिया में भी काफी लोगों को सजाएं मिली है, मगर पाकिस्तान में ये चीज नहीं है। और मैं बार बार इसके लिए लड़ता हूँ कि भाई जिसने क्रिकेट को बेच दिया, अपने मुल्क को बेच दिया, दोबारा वो क्रिकेट में ना आए। उसको फिर बोले आप जाके कोई और काम करें। एग्जैक्टली। लेकिन सर आजकल मतलब हमारी, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी कौम इतनी मासूम है कि 10 दफा को आजमाए हुए, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, उनको फिर हर दफा लेकर आ जाते हैं, उन्हीं लोगों को बुरा भला कह रहे होते हैं, उन्हीं को दोबारा वोट दे के लेकर आते हैं। उसी तरीके से क्रिकेटर्स में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं, लेकिन उनको लोग लेकर भी आए, ओन भी किया है और उनको फिर बाद में फेवर भी किया है। तो ये एक हमारी मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम सब लोगों की एक मासूमियत कह लें या भोलापन है कि ये सिलसिला चलता ही आ रहा है। नहीं, हमारी ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए बदकिस्मती है ये, कि हम आज ही, बल्कि आज या कल की बात है, किसी ने मुझसे पूछा यार आप फला क्रिकेटर को लिए आप क्या कहते हैं। मैंने कहा यार देखो आप क्यों उसका जिक्र करते हो। एक शख्स ने चोरी कर दी, मैंने उनसे, बल्कि हाँ आज ही की जिक्र है, मैंने कहा आपकी दुकान से मैं कुछ खरीद रहा था, मैंने कहा अगर आपका दुकान में आपका एक नौकर है और आपके यहाँ से चीजें चुराता हो, आप पकड़ लें, उसको सजा हो जाए, बाद में दोबारा आएगा आप रखेंगे। उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर, मैंने कहा कोई नहीं रखता, कोई शख्स नहीं रखता कि किसी ने चोरी की हो आपके दुकान पे, घर के अंदर, तो आप उसको दोबारा नहीं रखते। आप मुझे बता दें कि कोई एक शख्स मुझे बता दें, कोई इतना अच्छा नहीं होगा, कोई फरिश्ता नहीं हो सकता, कोई शायद पैगंबर जो है अपने दौर में ऐसा अच्छे बड़े काम कर सकते हो, इंसान नहीं कर सकता। इतना बड़ा दिल नहीं हो सकता कि किसी ने उसके घर में चोरी की हो, उसके साथ ज्यादती की हो, सजा भी हो गई हो उसको, फिर दोबारा वो आ जाएगा कि मुझे दोबारा नौकरी दे दें, वो उसको नौकरी दे दें। नॉट पॉसिबल। हाँ, फरिश्ते कर सकते हैं, कोई बहुत ही नेक लोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे शख्स को होना नहीं चाहिए। मगर जैसे आपने कहा हमारी कौम के पता नहीं है क्या लॉजिक है, मैंने देखा है जितना बड़ा चोर वो उतना बड़ा हीरो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। सर अभी आपने शुरू में कहा था कि मैं मशवरे देता हूँ और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन सर अनवर अहमद का आपके लिए सवाल है। इंडिया से इनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा सलाम टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एशियन कंट्री में क्रिकेट को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिसको लोग हमेशा याद रखेंगे, और आज के शो में ऐसा ही एक नाम मौजूद है। बहुत ही जबरदस्त फास्ट बॉलर हमारे साथ हैं जो जब बॉलिंग किया करते थे तो लोगों के दिलों को छू लिया करते थे। ये उन्होंने लिखा है? जी सर। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। कहते हैं ना नमस्ते, नहीं नमस्ते तो कर, आप अनवर हैं, हम आपको आदाब भी कह लेंगे। और ये आपका बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आपने बोला, आपने लिखा इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए, व्हाट एल्स आई कैन से। और इन्होंने आपसे सवाल जो किया है, इन्होंने कहा कि उस वक्त के क्रिकेट में जब आप खेला करते थे आपको फर्क नजर आता है? पहले के वक्त में इतना स्कोर नहीं बनता था जो आज अगर हम देखें तो कोई मैच होता है वनडे मैच, उसमें 400 प्लस रन्स बन जाते हैं, इतना स्कोर बन जाता है, फिर वो रिकॉर्ड बनता है और आगे कुछ दिनों के बाद वो रिकॉर्ड भी टूट जाता है। तो इसका क्या रीजन है? और इसके साथ एक और सवाल जो इन्होंने किया है वो किया है, कहा है कि क्रिकेट की दुनिया में आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्रिकेट की दुनिया में मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, एक भी नहीं है। इत्तेफाक से मैं हैरान होता हूँ, पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं, मैं हैरान होता हूँ कि हम क्रिकेट में हम साथ थे, रूममेट्स हुआ करते थे, महीनों महीनों एक ही कमरे में दो रह रहे, दोस्तियां होती थी, बड़ा सब कुछ था। मगर जब मैंने क्रिकेट छोड़ी उसके बाद मैं हार्डली किसी से मिलता हूँ, हार्डली कोई मुझसे आकर मिलता है। क्योंकि जो मेरे साथ के लड़के थे जिसमें मुदस्सिर है, मियादाद है, मोहसिन खान है, हारून रशीद हैं, और इकबाल कासिम है, वसीम बारी, इतने लोग हम नहीं मिल पाते। आई डोंट नो व्हाई, मैं मुझे नहीं समझ में आता ये क्यों है ऐसा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर है, मगर हम नहीं मिलते। और उसमें दोस्ती में मेरी सबसे दोस्ती जिससे भी मिलता हूँ बहुत अच्छी तरह मिलता हूँ। और दूसरा जो पहला सवाल है उनका वो ये है कि जो क्रिकेट फास्ट हो गई ना, जो छोटा फॉर्मेट आया है
उससे इनोवेशन जो आ गई शॉट्स के अंदर के, लोग रिवर्स स्वीप पे छक्का मार देते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि कैसे मारते हैं। मैं कैसे बॉल करता, मैं सोचता हूँ मैं उनको कैसे बॉल करता, ये पीछे रिवर्स में छक्का मार देते हैं, स्कूप करके पीछे से छक्का मार देते हैं, फास्ट बॉलर को वो थर्ड मैन के ऊपर से और विकेट कीपर के ऊपर से छक्का मार देते हैं, अमेजिंग। तो वो जो क्रिकेट चेंज हुई है और जिसमें नए नए शॉट्स आ गए हैं और लोग शॉट्स खेलने लगे। मेरे दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा किसी लड़के ने शॉट मारा जो थोड़ा सा हवा में चला गया, कवर के ऊपर से मारा, तो जो बड़े खिलाड़ी थे वो नाराज हो गए, तुमने क्या शॉट मारा, तुम्हें जमीन के साथ शॉट मारना चाहिए। अब टोटल डिफरेंट है, आप देखें जो ऊंचा शॉट मारता है वो सबसे पॉपुलर होता है। तो क्रिकेट बदल गई है, जिस तरह हम सब बदल चुके हैं, पूरा दुनिया का जो सिस्टम है वो, अभी हम जब बात कर रहे थे कंप्यूटर और ये वो सब इनोवेशंस, लोग जबरदस्त किस्म के नए नए शॉट्स निकाल रहे हैं। तो क्रिकेट बदलती जाएगी और आगे जाके और भी बदलेगी। अब T10 आ गया है, अल्लाह खैर करे उसमें क्या होगा। जी, तो अब असमत आफरीदी के बहुत सारे आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके आप शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स दीजिएगा, क्योंकि ये है ना क्रिकेट, जैसे मैंने अभी बात की, क्रिकेट हमारे लिए सब कुछ है। और हम पाकिस्तानी, इंडिया से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, जब क्रिकेट की बात आती है तो फिर हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं। तो इनके बेशुमार इन्होंने सवाल किए हुए, आपसे क्विक आंसर्स आप दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है कि आपके ख्याल में इंटरनेशनल हिस्ट्री में सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन था? नहीं देखिए, ये ज्यादती की बात है। क्या नाम था इनका? असमत आफरीदी। असमत अफरीदी साहब, देखिए कभी आप दुनिया में ये नहीं कह सकते कि ये सबसे बेस्ट था, ठीक है, तो ये कहना जरा ज्यादती की बात है। जहीर अब्बास उनका अपना स्टाइल, सुनील गावस्कर उनका अपना स्टाइल, फिर माजिद खान उनका स्टाइल ही डिफरेंट था, वो जब खेलते थे तो उनका मजा ही कुछ और था। मियां दाद अपने दौर का सबसे स्मार्टेस्ट और सबसे ज्यादा चालाक क्रिकेटर था। तो हर आदमी अपने दौर में, तेंदुलकर अपने दौर में, आजकल विराट कोहली है वहां पे भारत में, पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम है, हर एक अपना अंदाज। किसी को कहना कि यार ये नंबर वन, आई डोंट बिलीव इट। हर आदमी का अपना अंदाज, अपना स्टाइल। अगर कोई बोले जी फला एक्टर सबसे अच्छा, नहीं, उसके साथ दूसरे एक्टर्स भी होते हैं जो किसी किसी एक रोल में उन्होंने ऐसा किरदार अदा किया होता है कि आप कहते हैं वाओ, आई लाइक टू सी इट अगेन। तो आपको किसी को ये कहना कि जी यही एक सबसे अच्छा था, मेरे ख्याल से ज्यादती की बात होगी। मैं अपने बचपन में डेनिस लिली का शैदाई था कि डेनिस लिली को बॉल करते देखना चाहता था, मगर जब मैं जेफ थॉम्सन को देखा, उनका अपना एक अलग अंदाज था। फिर मैग्रा आया, फिर हमारे पास इमरान आ गए, फिर शोएब अख्तर। मैं आज भी, मुझे जो किसी बॉलर को देखने का मजा आता है ना, वो शोएब अख्तर को आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं हमेशा कहता हूँ, ना मुझे वसीम अकरम को देखने का मजा इतना आता है, ना वकार यूनुस की गेंदों को देखने का मजा आता है, ना इमरान खान की बॉलिंग को देखने का। मुझे शोएब अख्तर की बॉलिंग, वाई, उनमें जो एग्रेशन है ना, वो जिस तरह भाग कर आते थे, जिस तरह वो बॉल कराते थे, जो पैशन के साथ जो घूरियां मारते थे बॉलर बैट्समैन को, जिस तरह उनको उनका जो था, वो ये क्रिकेट है, ये एक फास्ट बॉलर में होनी चाहिए। सर, तो वो मुझे शोएब अख्तर बहुत पसंद। क्या आपको शोएब अख्तर में कहीं अपनी झलक महसूस होती है? ना, मैं उनके जैसा तेज था ही नहीं। वो तो ऐसे खतरनाक बॉलर थे, वो तो कह के किसी के सर पे गेंद मार देते। तो वो जो वो जो एग्रेशन है ना, ये फास्ट बॉलर में तो ये होना मस्ट है। अगर वो नहीं है तो फिर वो फास्ट बॉलर नहीं है, बेकार है, फालतू, वेस्ट ऑफ टाइम, वक्त जाया ना करे वो। आपका सबसे फेवरेट क्रिकेट स्टेडियम दुनिया में कहीं पर भी जहां आपने खेला हो, आपका सबसे फेवरेट हो वो? देखिए, मुझे दिल्ली अच्छा लगता है, इसलिए वहां मैंने आउट किए हैं, तो आई लव दिल्ली। मेरे फादर भी दिल्ली से ताल्लुक है उनका, वहीं पढ़े लिखे अब्बा मेरे और वालिद साहब। तो आई लव दिल्ली, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, हालांकि बहुत अरसा हो गया। उसके अलावा अगर वहां से निकल जाते हैं तो आई लाइक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, बड़ा अच्छा है। ग्रेट। अच्छा, इमरान खान ग्रेट प्लेयर है, ग्रेट कैप्टन है, या फिर ग्रेट पॉलिटिशियन है आपके ख्याल में? पॉलिटिक्स तो मैं नहीं कहूंगा कि वो कोई ग्रेट पॉलिटिशियन है, मगर उन्होंने मेहनत बहुत की है। क्रिकेट में भी मेहनत की है उन्होंने। जब वो पॉलिटिक्स में आए तो 20 साल तो उनको लग गए और हिम्मत नहीं आ रही। आज ही मैं किसी से जिक्र कर रहा था कि यार इमरान खान इस लिहाज से कि उन्होंने जो है वो जो 20 साल का अरसा है, उन्होंने बहुत मेहनत की, मगर वो जो वादे उन्होंने किए वो पूरे नहीं कर सके, जिसके वजह से हो सकता है कि उनके बाद में लोग उनको इतना इस बात पे पसंद ना करें। ईमानदारी की बात, मैं उस पर कोई कमेंट से, ईमानदार आदमी है, दैट्स नो इशू, मगर चीजों को करना
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे क्रिकेट में बड़ा अफसोस होता है कि उन्होंने क्रिकेट के अंदर जो है अपनी जो 40 साल की ख्वाहिश लेके आए, उससे जो है क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, फायदा नहीं पहुंचेगा। क्रिकेट में लड़कों की नौकरियां थी, कोई 2-3 हजार लड़कों की नौकरियां खत्म हो गई उनकी एक 40 साल की ख्वाहिश से, जो मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं कभी भी उनकी क्रिकेट की पॉलिसीज को पसंद नहीं करता। अदरवाइज इज अ गुड पर्सन और हमारी काफी हम 10-15 साल हम निवाला हम प्याला रहे, हम दोस्ती रही है हमारी, बल्कि एक तस्वीर भी दिखाता हूँ आपको मैं। मगर ये कि जो पॉलिटिक्स है, मैं खुद पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता। पॉलिटिक्स में ना आप लोगों को झूठ बहुत बोलना पड़ता है। मैं यही चीज मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती है कि इसमें झूठ बहुत है और झूठ नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे ये हमारी तस्वीर है, नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल जी। जबरदस्त। तो ये हम तो साथ रहे, बहुत सब कुछ है, मगर ये कि वो खुदा भला करे, पॉलिटिक्स में जो है ना इंसान कुछ कहता है उसको मजबूरन कुछ और करना पड़ता है, इसलिए मुझे जो है वो पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। पॉलिटिक्स में आप जो है आप खुद से दिल से नहीं कर रहे होते, कई चीजें हो सकता है मजबूरी में कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, इन्होंने पूछा है कि जब आप खेला करते थे तो किस टीम के खिलाफ खेल के बहुत मजा आता था, किस टीम के खिलाफ खेलने की मतलब जो है ना वो इंतजार कर रहे होते थे आप, और कौन सी टीम ऐसी थी जिसकी जब अगेंस्ट? जी, पाकिस्तान और इंडिया का जो मजा होता है ना, वो कहीं नहीं आ सकता। मुझे अच्छी तरह जब हम इंडिया जा रहे थे तो मेरे दोस्त की अम्मा ने मुझसे बोला अगर तुम हारे तो वापस नहीं आना, मेरे घर ना आना। ये जो चीज होती है ना ये आपको इंस्पायर भी करती है और आपको डराती भी है। तो जो मजा इंडिया और पाकिस्तान के मैच में आता है, इंडियंस के खिलाफ खेलने आता है, और इसलिए कि वो जुबान भी समझते हैं, हमारी कल्चर भी ये है, हमारी दोस्ती भी यहाँ बहुत अच्छी होती है। हम अंदर तो एक दूसरे को घुड़ियां भी मारते हैं, स्लेजिंग भी होती है, मगर जब बाहर निकलते हैं तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो इंडिया से मैच होने के बाद जब वो आए तो मेरा वो एक इंडियन दोस्त था गाबरी, मुझसे कहना यार सिकंदर तूने मुझे आज बहुत मतलब बुरा भला कहा यार, ये ज्यादती की बात है। हम दोनों ने गले में हाथ डाला, मैंने कहा चलो आज खाना खाते हैं, चल के चलो बिरयानी खाते हैं। तो इट्स लाइक दैट। इट्स मुझे अच्छी तरह याद है। उसने बोला यार तुमने बड़ी ज्यादती की, तुमने मुझे जो है मुझे बहुत बुरा भला कहा। सही बात है, ऐसे ही है बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा सर, इन्होंने पूछा आपका लाइफ का बेस्ट टूर्नामेंट जो आपके लिए बहुत यादगार रहा हो? देखिए 79 का वर्ल्ड कप मुझे बहुत यादगार है। इसमें मैं मेरी एवरेजेस भी सेकंड नंबर पे थी। सबसे बेस्ट एवरेज मेरे ख्याल से माइकल होल्डिंग की थी और माइक हेनरी, उसके बाद मैं था। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था वर्ल्ड कप। मेरे मेरे हिसाब से वो मेरे कैरियर का स्टार्ट था। 79 का जो पीरियड था ना मेरा अच्छा वाला, वो वही था। जबरदस्त। अच्छा, इन्होंने भी वही आपसे वो कोई ऐसा फनी कोई वाकया क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ तो इन्होंने फिर दोबारा पूछा, अगर कुछ आपको याद आ रहा हो तो? यार वैसे इतने वाकयात याद आ रहे होते हैं, मगर ये कि अभी मैं सोच रहा था यार एक वाकया तो मैं कहीं लिख लूंगा, ये वाकयात मुझे बयान करने चाहिए। तो अब मैं वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। क्रिकेट के बहुत मतलब बहुत से वाकयात हैं, मगर इस वक्त मुझे वाकई जहन में मुझे नहीं आ रहा। उस वक्त मैं जैसे ही कोई आएगा तो मैं जरूर बयान करूंगा। चलें, सही है सर। अच्छा, एक और इसकी तरफ आ जाते हैं, इसमें सिर्फ आपको यस या नो में जवाब देना होगा। और पहला सवाल मेरे पास आपके लिए है कि पाकिस्तान में सिलेक्शन में पर्ची नहीं चलती। नहीं चलती है, क्यों नहीं चलती? इस वक्त देखें एक लड़का है अब्दुल्ला शफीक, और उसने सिर्फ एक मैच खेला है डोमेस्टिक का। उसको कम से कम 20 मैच खेलने चाहिए जब जाके पाकिस्तान टीम में आता है, वो टीम में है। और एक लड़का है जिसने इस साल रिकॉर्ड कर दिया, कामरान गुलाम, और उसका नाम नहीं है। तो अभी पिछले दिनों हमारे साथ एक सिलेक्टर साहब थे, तो हमने पूछा भी था तो उसने कहा यार नहीं, उसकी एक बड़ी पर्ची है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर्ची होती है, पर्ची होती है, ज्यादा नहीं होती, नहीं होती है, मगर ये नहीं हो सकता कि 11 में 6 पर्चियां हो ना, एक आधा पर्ची जरूर चलता है। सही। इस वक्त बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन कप्तान है। मुझे इस पे डाउट्स हैं। यानी क्वेश्चन मार्क जब वो अपॉइंट हुए थे उस वक्त मैंने पेपर पे यही कहा था कि बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं साबित होंगे, और मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझे गलत साबित करे। ग्रेट। एक वक्त में एक आदमी को एक साथ बहुत सारे ओहदे देने का फैसला सही है?
बिल्कुल गलत है। मोहम्मद हफीज को टीम का हिस्सा होना चाहिए? देखिए आजकल जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, उससे पहले वो बैटिंग कर रहे थे, उनको होना चाहिए, मगर फिर उनको अब हमारे पास चॉइसेस नहीं रही है। हमारे पास जितने हमने नए बच्चे, कोई 10 लड़कों की लिस्ट है मेरे पास जो कि हमने ट्राई की थी, हुसैन, तलत, आसिफ, इफ्तिखार, खुशदिल और पता नहीं सारे, दानिश अजीज वगैरह वगैरह, ये सब चले नहीं। तो अब हम मजबूर हैं कि हम सीनियर खिलाड़ी को खिलाएं, अदरवाइज 40 इयर्स में कोई T20 नहीं खेलता। सही। सरफराज बाबर आजम से ज्यादा अच्छे कैप्टन थे। थे तो देखें, उन्होंने तो एक साल पाकिस्तान टीम को नंबर 1 रखा और T20 के अंदर, और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई। अब बाबर आजम की बारी है कि वो कोई टूर्नामेंट हमें जिता के दिखाएं, वर्ल्ड कप हो रहा है वो जिता दें तो उनकी भी वाह वाह होगी, और वो रखें पाकिस्तान टीम को नंबर 1। क्यों नहीं है पाकिस्तान की नंबर 1? पहले क्यों थी, अब क्यों, क्या ऐसी चीज आ गई कि जिसमें वो नंबर 1 नहीं है, हम नंबर 4 पे आ गए? तो मैं समझता हूँ सरफराज बगैर किसी शक के वो बेहतर कैप्टन थे, और उनको हटाने में जो है इस्लामाबाद का हाथ है, वहां से इंस्ट्रक्शंस आई थी कि इनको हटा दिया जाए। और मोहम्मद आमिर को T20 का हिस्सा होना चाहिए? उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा हाँ, कि उन्होंने एक पाकिस्तान को बेचा, अपने आप को बेचा, तो उसके बाद मेरे हिसाब से उनको इतना जितना उनको दिया गया है वो आपने एक एग्जाम्पल देखें, कोई गलत काम करता है ना, सजा और जजा हमारे मजहब में भी है और दुनिया का ये हिस्सा है। हमारे मजहब में भी है और दुनिया के हर कानून में है कि अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और उसकी सजा का एक एग्जाम्पल इसलिए बनाया जाता है कि आने वाली जो लोग हैं, जनरेशन है, वो उसके उससे सबक सीखे। अब एक जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बच्चा होगा वो कहेगा यार मैं भी थोड़ी सी बेईमानी कर लेता हूँ, अगर पकड़ा गया तो आमिर की तरह बच जाऊंगा। ये उसके जहन में नहीं होना चाहिए। उसके जहन में ये होना चाहिए कि यार अगर मैं पकड़ा गया ना, हमेशा के लिए चला गया। ये उसके जहन में होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। अच्छा सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि मैं सोचता हूँ किसी को खेलते हुए देख के कि ये कैसे, अगर मैं इसके खिलाफ बॉलिंग करता तो कैसे करता, तो अभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं? मुझे नवंबर में कोविड हुआ था, और उसके बाद से जो दर्द है ना मेरे जॉइंट्स में, जो नी जॉइंट्स में, कभी नहीं हुआ जिंदगी में, अब हो गया है। तो मैं अभी इसको रिकवरी करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जब वो सही हो जाएगा तो फिर मैं और फिर शायद बॉलिंग कराना दोबारा शुरू करूँ। मैं शौक रखता हूँ, कभी कभार नेट्स में चला जाता हूँ, जाके खेलने लगता हूँ। मतलब यूज्ड टू है? वो सारे एक्टर्स वैक्टर्स है ना, उनके साथ खेल रहा होता हूँ, तो उनके साथ तो मैं थोड़ा रोक उनको दे सकता हूँ ना। बहुत अच्छा और खेलते अच्छा, हैं सारे आपको हम हमारे। जब से देख रहे हैं, बल्कि आपको अगर जिस वक्त हम देखें, मैंने जो तस्वीरें देखी हैं उसमें तो फिर भी आप थोड़े से, मतलब जो है ना, आपका वेट लगता है जरा ज्यादा था, तो इतनी स्मार्टनेस जो आपने बरकरार रखी हुई है इतने अरसे से, इसका क्या राज है? इतनी देर तक आप टाइम देते हैं अपनी फिटनेस को? फिटनेस को नहीं, मैं मेकअप पे टाइम लगाता हूँ। ये सारा मेकअप है, ये विग लगाई हुई है, मैं निकालना शुरू करूंगा तो फिर आप कहेंगे ये क्या हुआ। ये सारा मेकअप है। नहीं सर, मतलब देखिए सीरियस। हर शख्स को अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए ताकि एक्सरसाइज वगैरह करे। मैं अपने बच्चों को, बेगम को कहता रहता हूँ कि यार मैं जाता हूँ रोजाना घंटे के लिए, तुम लोग मेरे साथ चलो, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, खुली फजा में एक ग्राउंड में जाकर बैठ जाओ। ठीक है, एक दिन भर हम ऑफिस में होते हैं, फिर घर में होते हैं, बेगम साहबा चूल्हे के सामने होंगी, खाना बनाने का शौक है उन्हें, सब कुछ है, तो भाई थोड़ा बाहर निकल के फ्रेश तो हो जाओ। तो मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को लेके पार्क में, किसी ग्राउंड पे, जहां भी आपका जाने का हो, उधर बच्चों को लेके जाएं, फुटबॉल लेके जाएं, किक मारे जाके, बच्चों को बोले खेलो। अगर आप खुद वॉक करें, बच्चों को बोले खेलो खुली फजा में, उनको निकालें इस टेलीफोन से और कंप्यूटर से। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ उनको निकालने की, और कई दफा कामयाब भी हो जाता हूँ। तो हर एक को चाहिए कि अपना टाइम दे। मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग। मेरे हालांकि पैरों में दर्द होता है, मगर मैं अपनी दवाइयां लगाकर और नी कैप्स पहन के स्टिल रनिंग। मैं कल भी भागा हूँ, और रोजाना तकरीबन मैं हाफ एन आवर आई रन, आई डोंट वॉक, आई रन। ग्रेट। हाँ, तो मैं अभी पिछले से 1.5-2 साल पहले यहाँ पे मैराथन हुई थी, 2 साल कोविड से पहले वाला जो साल था, कमिश्नर कराची ने करवाया था, 10 किलोमीटर का, तो मैंने पूरा कंप्लीट किया था 10 किलोमीटर। वाओ,
ग्रेट, हाँ, जबरदस्त। मतलब वो अलग बात है कि मैं जब पहुंचा तो सारे पहले पहुंच चुके थे, सब कुछ हो चुका था, तो मैं और कुछ बहुत सारे लोग जो थे, आखिरी में मैं रुका नहीं, पूरे हम्म। 10 किलोमीटर मैंने पूरी भाग के कंप्लीट की। तो जबरदस्त। उसमें बस एक ज्यादती थी, मैंने कमिश्नर साहब को बोला भी था कि यार आपको एज ब्रैकेट्स रखनी चाहिए थे। हम्म। अब मैं जो हूँ नौजवानों के साथ भागा, वो मेरे साथ जो थे फौजी और पुलिस वाले भी भाग रहे थे। हम्म। अभी मैंने 2 कदम उठाए थे तो वो 2 किलोमीटर गुजर चुके थे। इतने तेज थे सारे, यंग थे ना। हम्म। तो मैं भागता हूँ, अपने आप को कोशिश करता हूँ अपने आप को फिट रखने की। जबरदस्त। अच्छा, प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की थी कि क्रिकेट से जो आपका सफर शुरू हुआ था, तो फिर आपने इतने बेहतरीन प्रोग्राम्स किए जो हम देख रहे हैं, और बड़े जबरदस्त तरीके से आप कमेंट्री भी करते हैं। तो जब आप क्रिकेट खेलते थे सर, उस वक्त आपको अंदाजा था इस बात का कि आपके अंदर बोलने की सलाहियत भी इतनी कमाल की है? और मेरा जहां तक ख्याल है, आपका शुमार उन लोगों में होता है, आपके जमाने के और जो क्रिकेटर्स हैं वो हमें कहीं नजर नहीं आते, उनका कोई इतना नाम भी नहीं है, लेकिन आपने माशाल्लाह से उस वक्त के मुकाबले में और ज्यादा शोहरत बनाई, और ज्यादा पॉपुलर हुए। तो ये स्किल्स बोलने की, ये आपको अंदाजा था कि आप में है शुरू से? ये ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका मुझे अंदाजा नहीं था। इसमें 2 चीज़ों ने शायद मेरी मदद की हो। एक तो ये कि मैं बचपन से मेरी किताबें पढ़ने का शौक था। मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी थी, मैं बुक्स लाके पढ़ता था उर्दू की। तो एक ये बाकी तो अल्लाह की देन है। मुझे बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, अल्लाह की देन है। और एक दफ़ा अंडर 19 की मैच हो रहा था मीरपुर ख़ास में, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। तो उसमें कमेंट्री चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि यार कोई है तो कमेंट्री करे। मैं मैच नहीं खेल रहा था, मैं उससे पहले मैच में खेल चुका था, तो वो 9 आउट किए हुए थे, तो उन्होंने कहा तुम रेस्ट करो। तो मैंने बैठ में उस पे कमेंट्री उस पे माइक के ऊपर मैंने कमेंट्री शुरू कर दी। उधर मुझे किसी ने बोला, सबने आके बोला यार तुम तो बहुत जबरदस्त कमेंट्री करते हो, तो मुझे नहीं पता था। फिर जब माजिद खान पीटीवी के स्पोर्ट्स के वो डायरेक्टर बने, तो उन्होंने एक फैसला किया कि जी सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर बैठा करेंगे कमेंट्री बॉक्स में, तो आओ सब ट्राई लो। तो मैं भी चला गया। तो खैर मैंने कहा मैं भी करता हूँ। तो चिश्ती मुजाहिद को आप जानते हैं ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे चचा हैं। ग्रेट। ये मुझे नहीं तो पता उन्होंने, था। हाँ नहीं, मेरे जो फैमिली है माशाल्लाह से सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे जो दादा थे पहले गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वाओ। वाह। और मेरे एक चचा जो हैं वो जस्टिस नासिर जाहिद, आपने नाम सुना होगा, उनको चीफ जस्टिस रह चुके हैं जी। सिंध के। और मेरे फूफा जज थे, निजाम उनको शहीद किया, उनको कत्ल हो गया था उनका। और मेरे एक चचा जो हैं अमीर जमात रह चुके हैं माशाल्लाह। छः माशाल्लाह। छः 6 महीने के लिए। खुर्रम जामुराद, तो वो किताबें हम्म। लिखा करते थे। मैं वाहिद शायद नालायक बच्चा हूँ अपनी पूरी फैमिली में। मेरे फादर जो थे अलीगढ़ से पढ़े हुए थे, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था एनईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग में। और इसके अलावा सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं लोग उनको पता होगा, सेंट स्टीफन कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ वहाँ से भी वो पढ़े हुए हैं। तो Great. मैं बड़ा नालायक हूँ, बाकी जो है वो सारे पढ़े लिखे हैं। तो चिश्ती मुजाहिद साहब ने मुझे पकड़ लिया कि नहीं तुम मेरे साथ इंग्लिश में करो। अरे मैं कहा भाई छोड़े मेरे। खैर एनीवे मैं ऊपर चला गया, मैंने कमेंट्री की, खत्म किया। तो फोन किया माजिद खान को, माजिद खान ने बोला आप पास हो गए हो, तुम ठीक हो। चले जी, हो गया। फिर मैंने बेगम को फोन किया, मैंने कहा जी वो तुमने सुना कि मैंने कैसी कमेंट्री की? तो उसने कहा तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो। मैंने हम्म। कहा ऑब्वियसली तुम मुझे कभी बोलने ही नहीं देती, तो मुझे क्या पता तुम्हें क्या पता चलेगा तुम अच्छा। तो मैंने कहा सारे वक्त तो तुम बोलती हो, मैं कहाँ बोलता हूँ। तो हम्म। मैंने कहा तुम्हें इसलिए पता नहीं चला कि मैं भी बोल सकता हूँ। तो शायद यही वजह हो, पर बाकी कुदरती चीजें हैं। उसके बाद जब से क्रिकेट छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, इंडस टीवी, और उसके बाद अब 10 साल हो गए, 11वां साल है मेरा ये जियो पे। जबरदस्त, ग्रेट सर। और आपके बोलने से मतलब हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं आपकी बातों को, जिस तरह से आपके बिल्कुल एक बरजस्ता जुमले होते हैं, तो उसको हम बड़ा एंजॉय करते हैं। और मुझे यही मतलब मैं सोचती हूँ कि आपको उस वक्त अगर अंदाजा होता तो आप क्रिकेट का ही इंतखाब करते या फिर आप इसी फील्ड में आते? नहीं देखें, ये मेरे ख्याल से डेस्टिनीज होती हैं। हम्म। अल्लाह ने आपको, मुझे नहीं पता था कि मुझे बोलने के पैसे मिलेंगे हम्म। और मेरी जो जॉब होगी वो बोलने की होगी। तो मैं देखें इधर आ गया। ये इंसान को मेरे ख्याल से उसकी जो कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ ने जो उसकी डेस्टिनी बनाई होती है उसकी तरफ खुद ब खुद लेके जा रहा होता है। बट एग्जैक्टली।
मैं हर एक को ये कहूंगा, यू हैव टू बी सिंसियर, ऑनेस्ट, आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। असल चीज है कि पीपल शुड ट्रस्ट यू। आपके साथ मतलब ये ना कहे, कोई कहे कि यार मुझसे बहुत प्यार करता है, नहीं, मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, और आपके लाइफ में शॉर्टकट्स ना देखें तो खुद बहुत डेस्टिनी आपको मिलती चली जाती है। और जबरदस्त। हमेशा मुझे जब भी कुछ मिला है, मुझे यकीन करें, अचानक से टेलीफोन कॉल आया, मैं हमेशा बैठ के सोचता हूँ कि यार एक टेलीफोन कॉल आएगा, ठक करके शायद मुझे कोई और काम मिल जाए। इसी तरह मैंने जब इंडस टीवी ज्वाइन किया, मैंने जब जियो ज्वाइन किया, आई जस्ट गॉट अ कॉल। एक कॉल आई कि यार आप फ्री हो, आप जिको भाई आना चाहोगे, हमारे साथ काम करना चाहोगे, आई गॉट अ जॉब। तो ये अल्लाह मियाँ की तरफ से होता है, और इसमें मुझे बड़ी शौकी नहीं माननी चाहिए कि मैंने कोई तीर मार दिया, मैंने ये कमाल कर दिया, ये अल्लाह की तरफ से होता है। आप कहते हैं मैं 2 चीजों में बहुत, मैं इतना अच्छा मुसलमान नहीं हूँ कि जी बहुत ही रिलीजियस किस्म का आदमी नहीं हूँ कि कहें कि जी मैं बहुत रिलीजियस हूँ, नहीं। मैं 2 चीजों में बिलीव करता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने जो रिस्क आपके लिए लिख दिया है ना, आपको वो मिलेगा मिलेगा। ये एक मुसलमान की ये एक बिलीव है कि आपके लिए अल्लाह मियाँ ने रिस्क ली, तो जबरदस्ती की कोशिश ना करो। या बाद में बैठ के लोग मुझसे कहते हैं जी आपके साथ ज्यादती हुई, आप बहुत और खेला कर सकते थे, मैंने कहा आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, मैं अब आगे की तरफ देखना चाहता हूँ। और एक दूसरी है मौत, और जिंदगी वो अल्लाह के हाथ में है, उसको आप कोई नहीं टच कर सकता। एग्जैक्टली सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मैंने बहुत एंजॉय किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये इंटरव्यू था, जो बातचीत थी हमारी, आपको भी पसंद आई होगी, आपके लिए भी एक मतलब जो है वो अच्छे कुछ लम्हात गुजरे होंगे। सर, जाते जाते जितने भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं कतर में आपके फैंस, और साथ में जो लोग क्रिकेट लवर हैं, जो नई नई क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए कोई अगर पैगाम आप देना चाहें। देखिए, जो क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं वो उनको लिए मैं कहूंगा कि देखिए, क्रिकेट में कोई शॉर्टकट नहीं होता, और हर आदमी अपनी परफॉर्मेंस से, अपने टैलेंट से टीम में आता है, तो आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। अगर आपके पास एज है, यानी कि इफ यू आर इन द ब्रैकेट ऑफ मतलब 19 से 20 साल के अंदर तक हैं आप, 16 से लेके, तो यू कैन ट्राई फॉर द नेशनल साइड। और अगर आपका वो ब्रैकेट निकल गया है अंडर 19 का, और इफ यू आर इन 23 और 24 में आ गए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन यू बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, पढ़ाई करें, ताकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको उनको आप लुक आफ्टर कर सकते हैं बाद में, और आप अपना करियर बना सकते हैं पढ़ाई से, फिर आप वीकेंड क्रिकेटर हो जाए। और दूसरे जितने मेरे फैंस हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए कहे, और आई होप कि मेरी बातों से आपको कोई वो दुख ना हुआ, कोई ऐसी मैंने बात ना की हो। नहीं सर, और बहुत जो हमने मैं दूसरी एंजॉय किया। चीज, हाँ, मगर जो मैं बात है, मैं बार बार कहूंगा कि प्लीज खास तौर पे बच्चियों से कि वो पढ़ाई करें, और मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि अपने बच्चों को, खास तौर पे बेटियों को जरूर पढ़ाएं, उनको इतना स्ट्रांग कर दें कि कोई मर्द उनके साथ ज्यादती ना कर सके। बस ये मेरी हर एक से इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है, उनको स्ट्रांग कर दें। इसलिए कि ये एक वाहिद चीज है जिससे मुझे बड़ा दुख होता है, और मुझे डर लगा होता है कि कभी मैं किसी को पिटाई शिटाई ना कर दूं, कभी कोई ऐसी ज्यादती की बात सुनकर। नहीं सर, बहुत जबरदस्त मैसेज, बहुत जबरदस्त आपकी बातें, और हमारी बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं कि जिस तरीके से आप थैंक हमें यू। टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसी तरह से आप हम आपको देखते रहें, और आपकी बातों से इसी तरह से मुस्तफीद होते रहें, और जितने प्लेयर्स हैं वो आपके मशवरे मानना शुरू कर दें। मानना नहीं, वो मुझसे नाराज ना हो, कोई मुझको सलाम हाँ। ही नहीं करता। नहीं मजे की सर। बात है, कई दफा ग्राउंड, नहीं नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ग्राउंड पे मुलाकात होती है कहीं इधर दाएं बाएं, तो कट जाते हैं, मुझसे बात नहीं करते, पता नहीं डरते हैं या खार खाते हैं, गुस्से में होते हैं कि इसने मेरी खिंचाई की। आई डोंट केयर। इंशाल्लाह ताला, मतलब सब लोग, मतलब इज्जत तो हम सब आपकी करते हैं, लेकिन वो इसीलिए बचते होंगे कि उनको कहीं मतलब जो है ना बहुत हार्ड वर्क ना करना पड़ जाए। नहीं नहीं, ऐसी चीज नहीं होती। देखिए, जब मैं छोटा था और जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया, 17-18 साल का था, तो मुझे कोई टेस्ट क्रिकेटर नजर आता था, मैं उसके पास चला जाता था हाथ मिलाने के लिए। एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि यार वो आसिफ मसूद खड़ा हुआ है, उस जमाने का फास्ट बॉलर था, मैं, सर आप कैसे हैं, हाथ मिला लिया, ओह सलीम अल्ताफ खड़ा हुआ है, ओह मुश्ताक मोहम्मद खड़े हैं, यू नो, ये एक ऑनर होता है कि अगर आपको क्रिकेट से प्यार है। मगर आजकल के बच्चे जो हैं, ये जो कल्चर है उनमें थोड़ा सा कम मुझे नजर आता है रिस्पेक्ट का। आपको अपने, हाँ नहीं, सीनियर्स से मिलना चाहिए,
सीनियर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो आप अगर उनसे नहीं मिलेंगे तो मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि कोई मुझसे मिले ना मिले, मुझसे नाराज है, आई डोंट केयर। मगर आपका ब्रॉटअप, आपका किस तरह आपको तरबियत दी गई है घर पे, वो सारा रिफ्लेक्ट कर जाता है आपके ऊपर जब आप देखते हैं। Exactly. मैं हैरान होता हूँ कि एक दो दफा तो ये नए क्रिकेटर्स जो अभी नए स्टार बने हुए मेरे सामने हो गया कि मतलब हम एक दूसरे खड़े एक दूसरे को देख रहे हैं, उन्होंने इतनी उनको सादत नहीं हुई कि वो सलाम कर देते मुझे। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, वो यहाँ से निकल गया, मैं यहाँ से निकल गया। सही बात है सर, ये चीज मैं भी बहुत महसूस करती हूँ जब मैं इंटरव्यूज ले रही होती हूँ, तो हमारे जितने भी, चाहे वो अदाकार हों चाहे वो क्रिकेटर्स हों, जो हमारे सीनियर्स है ना, उनके अंदर ये तहजीब जो है वो अभी भी मौजूद है कि वो किसी को ना नहीं करते, जितनी भी मसरूफियत हो टाइम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वाली जनरेशन इस वक्त है, वो कुछ रूड और बहुत ज्यादा, मतलब जिस चीज में आपको पैसे मिल रहे हैं वहीं जाएंगे, जहां पे पैसे नहीं है फिर वो किसी को सलाम करने की भी रवादार नहीं होते। तो ये चीज वाकई हम लोगों में आती जा रही है, जिसको हमें दूर करने की बहुत अशद जरूरत है। एक और चीज जो आजकल हो गई है कि वो मेरी फॉलोइंग कितनी है। अब लोग जो हैं वो फॉलोइंग के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आपकी जो वैल्यू लगती है कि यार इसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, 2 लाख फॉलोअर्स हैं, तो उसकी एक वैल्यू लग जाती है। आपके फॉलोअर्स हो ना हो, मतलब आपके कम फॉलोअर्स हैं, नोबडी केयर। और ऑब्वियसली जो नई जनरेशन है, दे फॉलो द न्यू पीपल, और जो पुरानी जनरेशन है वो पुरानों को थोड़े बहुत फॉलो करती है। तो आजकल ये भी एक इशू बहुत बड़ा हो गया है कि लोग जो समझते हैं कि उनकी आंखें इधर होती हैं कि जी हमारे फॉलोअर्स बहुत हैं। जरूर हुआ है। सही बात है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और मैं चाहूंगी कि लोगों को पसंद आई हो मेरी बात। में बहुत बातें करता हूँ। इंशाल्लाह नहीं, तो बिल्कुल ये क्या आपकी रेडियो बातें पे, बहुत एंजॉय करते ये हैं। रेडियो पे चलना है या वीडियो पे क्लिप होगा? सर ये रेडियो पे थर्सडे को ऑन एयर होगा, और वैसे ये जो है ये मैं आपको सेंड भी करूंगी, इसका एक लिंक बना के, जो मैं अपना एक यूट्यूब चैनल मैंने सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए रखा हुआ है, तो उस पे भी मैं अपलोड कर देती हूँ, तो मैं आपको लिंक भी जरूर सेंड करूंगी। और वैसे ये रेडियो पे ऑन एयर होगा थर्सडे को दोपहर 2 बजे। तो मैं रेडियो पे नजर नहीं आऊंगा? नहीं सर, रेडियो पे नजर तो नहीं आएंगे, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे आप नजर आएंगे। ओके। जी सर। तो ये सर तो आपने बताया नहीं, मैं समझा कतर में अच्छे मॉडर्न रेडियो होंगे आजकल के हिसाब से। नहीं सर, वही वाले रेडियो है हमारे। तो सर इंशाल्लाह ताला फिर मैं जरूर चाहूंगी आपसे कि आप मुझे आगे भी जरूर टाइम दें, हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे बहुत कुछ। अगर ऐसी बात है तो आप जरूर कोशिश कीजिएगा, अगर मैं फ्री हुआ तो व्हाई नॉट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।